हाँ जी, गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर। हम्म। जतिन बाबू कैसे हैं? गुप्ता जी आए हैं, अमृतराज साहब, यादव जी भी आए हैं, आयुष अग्रवाल। बढ़िया है जतिन साहब। तो क्लासेस कैसी चल रही हैं साथियों आपकी? हेलो। अच्छी चल रही है सर। अच्छी चल रही है। बाकी सब्जेक्ट में काफी आगे निकल गए हैं, ऑर्गेनिक ही लेट शुरू हुआ है। यस सर। यस सर। तो क्या बाकी सब्जेक्ट में भी क्लास 11th का ही रिवीजन चल रहा है? नो नो सर। सर। अपन ऑर्गेनिक में ही रिवीजन मोड में शुरू है, क्योंकि अभी हम शुरू हैं। शायद इनऑर्गेनिक में भी केमिकल बॉन्डिंग का हल्का फुल्का आइडिया आपको दिया गया होगा। यस सर। हाँ हाँ, ठीक है। आवाज परफेक्ट आ रहा है आप लोगों तक? यस सर। यस सर। ठीक है। तो मुझे बताइए, लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर आई इफेक्ट। हाँ हाँ, इंडक्टिव। इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में मोटा मोटा हम लोग ये पढ़ के आए थे कि आई इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे लगता है, प्लस आई कौन दिखाएगा, माइनस आई कौन दिखाएगा। फिर एप्लीकेशन पार्ट देखे तो एप्लीकेशन में पहला वाला एप्लीकेशन था स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन एनाइन, एसिडिक बेसिक। ये सारी की सारी चीजों पे जो केटाइन एनाइन में तो ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, एसिडिक और बेसिक में मुझे कहानी इतनी समझ आती है कि एसिडिक स्ट्रेंथ में बस H प्लस को उड़ाना है, एनाइन बनाना है, और एक बार एनाइन बन जाएगा तो फिर एनाइन की स्टेबिलिटी तो मुझे निकालना आता है। करेक्ट है? यस सर। और बेसिक स्ट्रेंथ में क्या करते थे अपन, OH उड़ा ले। OH उड़ाएंगे तो केटाइन केटाइन बनाएंगे और केटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। और बेसिक स्ट्रेंथ में मान लीजिए OH नहीं होगा तो फिर हम एक और चीज चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर। पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करेंगे। तो वहां से भी अपन उसको चेक किया करते थे। राइट। यस सर। तो यस सर। आज अपन क्या सिनेमा ज्वाइन करने वाले हैं? रेजोनेंस। रेजोनेंस। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको? तो फिलहाल आपको खामोश किया जाए अब। यस सर। सिनेमा शुरू करें? यस सर। ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्ते। और बोल रहे हैं सर, आप आपके नंबर, व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दीजिए। तो बालकों, शायद व्हाट्सअप ग्रुप हमारा बना हुआ है और उसमें लास्ट लेक्चर का मैंने PDF भी सेंड किया है। तो ऑटोमेटिकली जो मैं सेंड कर रहा हूँ वो मैं ही हूँ, तो ऑटोमेटिकली वही आपका व्हाट्सअप नंबर हुआ। तो आयुष साहब, ये कैसा डाउट था कि व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए। हैं, वही व्हाट्सअप नंबर है जिससे हम व्हाट्सअप खेला करते थे। तो एनर्जी ठीक ठाक बन गई है, तो आप कहें तो सिनेमा के कपाट खोले जाए, हाँ कि ना? ठीक है साहब। तो पहला टॉपिक आज के सिनेमा का नाम हुआ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की बेसिक डेफिनेशन क्या है, बस आप यस और नो में मेरे साथ जुड़े रहना। रेजोनेंस का बेसिक डेफिनेशन होता है, वो मैं आपको बता देता हूं पहले। रेजोनेंस कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। देखिए साहब, ये जो हम रेजोनेंस पढ़ रहे हैं ना, इसकी डेफिनेशन आई मेरे पास, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यहाँ पर तीन अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है। एक तो है डीलोकलाइजेशन, एक है आपका पाई इलेक्ट्रॉन, और एक है आप यहाँ का कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तीनों अल्फाजों का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले डीलोकलाइजेशन क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होता है मूवमेंट। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो आजू से बाजू भाग दौड़ करना शुरू किया। देसी में भी अगर मूवमेंट को भी बोले तो अपना देसी में बोले तो इलेक्ट्रॉन भाग दौड़ करेगा साहब। ये जो भाग दौड़ है, इधर से इधर, उधर से इधर, आजू से बाजू, बाजू से आजू, इसको डीलोकलाइजेशन टेक्निकल नाम दे दिया गया। बाकी देसी में अपना है कि इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। और कौन भाग रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। तो जो दूसरा टर्म है वो भाई साहब निकल के आया है पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है, पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो पी ऑर्बिटल में रहता हो। इलेक्ट्रॉन विच रिसाइड मतलब रहता हो इन p ऑर्बिटल।
ऐसा इलेक्ट्रॉन जो p ऑर्बिटल में ठीक ठीक बैठा हुआ नजर आता है उसे पाई इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तीसरा टर्म आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है जहां पर कंटिन्यूअस एंड पैरेलल ऑर्बिटल्स रहते हो। और वो भी कौन से ऑर्बिटल रहेंगे? p ऑर्बिटल या फिर 3d ऑर्बिटल्स। p या फिर 3d ऑर्बिटल्स। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मूवमेंट करेगा, कौन करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस की पहली डेफिनेशन तो यही है कि भाई साहब ये किस पे लागू होने वाला है, सिग्मा पे या पाई पे? पाई पे। पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने वाला है। और कब मूवमेंट होने वाला? सिस्टम कैसा होगा? डी आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। तभी पाई इलेक्ट्रॉन आजू से बाजू भागदौड़ करेगा। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, आजू से बाजू करना, इसी मूवमेंट का नाम होता है रेजोनेंस। अल्फाजों से बाहर निकल के और चलिए एग्जाम्पल से इसे और डिटेल में समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने लेके आता हूं। पहले तो एग्जाम्पल से पहले आपको दिखा देते हैं कि पाई बॉन्ड बनता कैसे है। तो रेजोनेंस का एग्जाम्पल नहीं है ये, तो मैं एक नॉर्मल छोटू सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें आपको एल्कीन दिखा गया है। इस एल्कीन में मोटा मोटा देखूं तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है? तो पाई बॉन्ड बनता है p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। तो साहब CH2 के पास एक p ऑर्बिटल रहा होगा, इसके पास एक p ऑर्बिटल रहा होगा, और इनकी आजू बाजू जब ओवरलैपिंग होती है तो ये पाई बॉन्ड बनता है। ये रेजोनेंस नहीं है, ये तो मैंने बताया है कि पाई बॉन्ड कैसा होता है। रेजोनेंस का पहला फोटो अब आपके सामने आ रहा है। ये जो आपने एल्कीन अभी भी देखा ना, इत्तेफाक से मान लीजिए इसी एल्कीन के बाजू वाले कार्बन पे मैं पॉजिटिव चार्ज बना देता हूं। अब देखते हैं इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हलचल पैदा होती है। मेरा बेसिक सा सवाल है, जो बाजू वाला कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, ये अमीर है या गरीब है? अमीर है या गरीब है? गरीब है भाई साहब। गरीब इन द सेंस बोले तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। बोले तो पैसा पैसा पैसा, बोले तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिमांड कर रहा है। आजू बाजू टुकुर 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 देखा तो पता चलता है बाजू में तो हवा है। बोले तो इस साइड में तो कुछ भी नहीं है, हवा है। लेकिन हाँ, इस साइड में पता चलता है कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन लबालब पड़ा हुआ नजर आता है। सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, लेकिन पाई बॉन्ड जो होता है वो आपका वीक पाई बॉन्ड होता है। बोले तो पैसों से लबालब पड़ा हुआ नजर आ रहा है पाई इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज पैसा 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 देखता है तो बाजू में देखता है एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन लबालब पड़ा हुआ नजर आता है। तो एल्कीन से कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो पैसा डिमांड करना शुरू कर देता है। एल्कीन भी अपना पाई इलेक्ट्रॉन धीरे 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 इस केटाइन के गरीब के कटोरे में डालना शुरू कर देता है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन आजू से बाजू मूवमेंट कर रहा है, इस मूवमेंट के दौरान कार्बोकेटाइन का पेट भरना शुरू हो जाता है। अगर इसी चीज को मैं ऑर्बिटल डायग्राम से दिखाऊं तो वो ऑर्बिटल डायग्राम से कैसे मूवमेंट करेगा? CH2 ऐसा रहा, इसके बाजू में CH है, और इसके बाजू में एक CH2 पॉजिटिव बैठा हुआ नजर आ है। अगर एल्कीन का ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो ये ऑर्बिटल डायग्राम ऐसा है। CH2 पॉजिटिव चार्ज का ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो ये रहा साहब आपका पॉजिटिव चार्ज का ऑर्बिटल। सबसे पहले देखता हूं पॉजिटिव का वैकेंट ऑर्बिटल, ग्रीन वाला आपका वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्लैक ऑर्बिटल से वैकेंट ऑर्बिटल में धीरे धीरे, जैसे पानी ज्यादा से कम की तरफ बहता है, वैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ केटाइन गरीब की तरफ इलेक्ट्रॉन धीरे 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 मूवमेंट करना शुरू कर देता है। पाई इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिटल से, ब्लैक वाले ऑर्बिटल से, एक ऑर्बिटल से प्रवेश करना दूसरे ऑर्बिटल में, ये पाई इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में मूवमेंट करना, डीलोकलाइजेशन करना, इसी प्रोसेस का नाम होता है रेजोनेंस। पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक ऑर्बिटल से दूसरे मूवमेंट में, ये जो भागदौड़ कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन, इसी का नाम होता है भाई साहब रेजोनेंस होता है। कब होता है ये? इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है? जब सिस्टम कैसा हो आपका? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम किसको कहते हैं? जिसमें ऑर्बिटल आपके पैरेलल और कंटिन्यूअस होने चाहिए। मेरा सवाल है, आपका काला डब्बा और मेरी उंगली को हरा डब्बा समझ लेना। काले डब्बे इस ऑर्बिटल डायग्राम में और हरे डब्बे, बताइए क्या पैरेलल हैं? क्या काले डब्बे और हरा डब्बा पैरेलल है? हाँ साहब पैरेलल है। क्या कंटिन्यूअस भी है? हाँ साहब। दोनों काला डब्बा और हरा डब्बा, काला डब्बा और हरे डब्बे के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड का फासला है। बोले तो काला डब्बा और हरा डब्बा ऑर्बिटल पैरेलल भी हैं और कंटिन्यूअस भी हैं। इसका मतलब सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। और अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा तब पाई इलेक्ट्रॉन को मुनाफा मिलता है कि पाई इलेक्ट्रॉन काले घर से भाग दौड़ करके हरे घर में आ सकता है। पाई इलेक्ट्रॉन का ये अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में मूवमेंट करके, डीलोकलाइज करके जो जाने की प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस का नाम होता है क्या? रेजोनेंस। अब सवाल अगर मेरा बेसिक सा दिल में ये आ गया, एकदम जो नॉर्मल सा सवाल कि साहब ये रेजोनेंस होता ही क्यों है? व्हाई?
क्या जरूरत पड़ी इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर आने की? ये पाई इलेक्ट्रॉन अपने घर में खुश था ना साहब, तो इधर से इधर क्यों आ रहा है? व्हाई रेजोनेंस इज हैपनिंग? तो जनता ने मुझे जवाब दिया है कि साहब सिस्टम को स्टेबिलिटी मिल रहा है। मैं बोलूंगा इसका पहला प्रोसेस तो मुझे मिल गया है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन भागी क्यों रहा था। इसका शायद रीजन था कि केटाइन गरीब था, पहला रीजन तो यही था। केटाइन गरीब था तभी तो वो एल्किन से पैसा मांग रहा था। बाद में ये पता चलता है कि जो आपने मुझे बताया वो ठीक ठीक बताया। पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर से इस केटाइन की तरफ भाग दौड़ करके आएगा तो सिस्टम को मजा आने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलती है। रेजोनेंस हो क्यों रहा है? क्योंकि सिस्टम में जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वो सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। अब सवाल उठता है साहब कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है? तो जिन लोगों ने वीडियो लेक्चर देखे होंगे उनको ये बात आइडिया रहा होगा। एक बात वही बात पुरानी बात दोहरा देता हूँ सभी के लिए। जैसे सुबह सुबह चौधरी उठा, देसी में समझना भाई साहब इसको। सुबह सुबह अपन उठे हैं, उठने के बाद सुबह 5 बजे अपनी एनर्जी लेवल ये था, दिन में जुनून था, पागलपन था कि भाई साहब आज अपने को दौड़ना, एक्सरसाइज करना बहुत बढ़िया से। और फिर धीरे धीरे चौधरी ने रनिंग करना शुरू किया, क्रिकेट ग्राउंड के चारों तरफ दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। 5-6 चक्कर लगाने के बाद थक हार के एक मोमेंट पे आके पिच पे जाके सुलट के बैठ जाएगा साहब। जिस मोमेंट पे मैंने दौड़ना शुरू किया था उस टाइम में दिन में जुनून था, पागलपन था, अनस्टेबिलिटी थी, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जब मैं एक जगह स्टेबलाइज होके बैठ गया। उस टाइम पे मेरे पास एनर्जी है या थी? सुलट गई। मतलब जिस मोमेंट पे मैं स्टेबलाइज होके बैठा उस मोमेंट पे मेरे पास एनर्जी नहीं है, जिस मोमेंट पे मेरे पास एनर्जी थी उस टाइम दिमाग पागलपन से गूंज रहा था, उस टाइम मेरे पास स्टेबिलिटी नहीं थी। हाँ साहब, एनर्जी जब होती है तो स्टेबिलिटी नहीं होती, और जब स्टेबिलिटी होती है तब एनर्जी नहीं होती। दुनिया का भी यही उसूल है, जिसके पास स्टेबिलिटी होती है उसके पास एनर्जी नहीं होती, और जिसके पास एनर्जी होती है उसके पास स्टेबिलिटी नहीं होती। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, शायद आप जानते हैं इस चीज को। यही कंसेप्ट रेजोनेंस में लग रहा है। जब सिस्टम आपका कॉन्जुगेटेड हो यानी ऑर्बिटल पैरेलल और कंटिन्यूअस हो, तब पाई इलेक्ट्रॉन एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करना शुरू कर देता है। क्योंकि ऐसा करता है तो सिस्टम को क्या मुनाफा होता है? सिस्टम में इलेक्ट्रॉन भागदौड़ करना शुरू कर देता है। सिस्टम में इलेक्ट्रॉन भागदौड़ करेगा तो क्या आपको एहसास हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो सिस्टम काम करेगा, सिस्टम वर्क डन करेगा। सिस्टम वर्क डन करेगा तो धीरे 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 सिस्टम अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, और जब जब सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यानी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन भगा ले, इलेक्ट्रॉन भागेगा तो सिस्टम काम करेगा। जैसे चौधरी भागता है तो काम करता है, सिस्टम में इलेक्ट्रॉन भाग रहा, काम कर रहा, सिस्टम एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज करेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी? अरे घटेगी या बढ़ेगी? अरे बोल रहे गज उधर, घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। यानी सिस्टम में जब जब पाई इलेक्ट्रॉन भागेगा सिस्टम की एनर्जी लूज होगी और सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है। शायद यही रीजन होता है रेजोनेंस क्यों होता है, क्योंकि सिस्टम में इलेक्ट्रॉन भाग दौड़ करता है तो सिस्टम को मजा आता है। ऐसा करने में सिस्टम एनर्जी लूज करता है और सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है। बात कंसेप्ट क्लियर हो गया, रेजोनेंस क्यों होता है, करेक्ट है। रेजोनेंस कब होता है ये भी पता होना चाहिए। हमेशा रेजोनेंस होने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन को भागदौड़ करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सिस्टम कैसा होना चाहिए आपका? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम की कंडीशन क्या है? ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। काला डब्बा और हरा डब्बा जो आपको सामने दिखाई दे रहा है एग्जांपल नंबर फर्स्ट में, वो पैरेलल भी होने चाहिए और आजू बाजू कंटिन्यूअस भी होनी चाहिए। तभी आपका काले घर का इलेक्ट्रॉन बाजू वाले हरे घर में प्रवेश कर सकता है। ये तभी संभव हो सकता है जब घर आजू बाजू कंटिन्यूअस मैनर में हो। चमका गया रे मेरे भाई? अगर ठीक ठीक चमका तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कदम आगे बढ़ाते हैं। अगले पेज पे एग्जांपल और लेके आते हैं। मान लीजिए अगला एग्जांपल और लेके आते हैं। मान लीजिए अगले ने फोटो ऐसा दे दिया होता CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर एक और CH2 दे दिया होता, एक और CH2 लगा देते हैं और साहब ले लीजिए इसके सर पे पॉजिटिव चार्ज। हमारा सवाल है रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं। पहले ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, कार्बन 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 कार्बन। ध्यान रहे साहब मैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मेरा मुख्य फोकस यहाँ पर पाई बॉन्ड पे है, क्योंकि रेजोनेंस कहाँ होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन में या पाई इलेक्ट्रॉन में? पाई इलेक्ट्रॉन में। यानी अब मैं जब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा तो ये रहा साहब आपका एल्कीन का ऑर्बिटल डायग्राम। बाजू वाले केटाइन का ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूं तो ये लीजिए साहब केटाइन पे भी ऑर्बिटल डायग्राम बना दिए। मुझे बताइए क्या काला डब्बा और हरा डब्बा पैरेलल है? हाँ पैरेलल तो है। क्या कंटिन्यूअस है?
कंटिन्यूअस नहीं है। जनता ने जवाब दे दिया मुझे, कैप साहब ने बताया, सौम्या ने बताया कि हाँ साहब पैरेलल तो है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या था। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है तो रेजोनेंस भी है या था। नहीं होगा मेरे भाई। रेजोनेंस के लिए सिस्टम कैसा होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। चलिए एक एग्जांपल और चेक करते हैं। मान लीजिए अगले ने फोटो ऐसा दे दिया होता, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH और इसी कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज दे मारा होता। अब पूछा होता क्या रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। तो चेक करते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। हाँ, जनता का जवाब आ चुका है, उत्कर्ष ने बता दिया, ऋषभ ने, बहुत सारे लोगों ने यस और नो में मुझे जवाब दे दिया है। मैं आपकी भावनाएं समझ गया हूं, लेकिन एक बार फिर से इसे डिटेल में देखना पसंद करते हैं। मेरा सवाल है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड आजू में बनाया और एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है। देखिए साहब, ये जो कार्बन है एक सिग्मा बॉन्ड आजू में है और एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जितने होते हैं वही उनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp आता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 3 तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, अगर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो जाएगा। फिलहाल इस कार्बन की तरफ देखूं तो पाई बॉन्ड नहीं काउंट करने, आपको क्या काउंट करने हैं? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा। आजू में एक सिग्मा है, एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ है, इसके पास 2 ही सिग्मा है। अगर 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मेरे भाई? हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp। बहुत बढ़िया, रंजन साहब ने भी मुझे बता दिया है कि हाइब्रिडाइजेशन आपका sp मिलेगा। अब कार्बन का मुझे बताइए एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। जैन साहब ने बताया कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो 1s2 2s2 एंड 2p2। 1s2 को तो गोली मारी है, वैलेंस सेल में चलते हैं, वैलेंस सेल है 2s2 एंड 2p2। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो 2p3। क्या आपको एहसास हो रहा है कार्बन के पास वैलेंस सेल में 2s का एक ऑर्बिटल है और 2p के 3 ऑर्बिटल हैं। कह सकता हूं कार्बन के पास वैलेंस सेल में एक s होता है और 3 p ऑर्बिटल होते हैं। कार्बन के पास टोटल वैलेंस सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं साहब? 4। एक तो एस का होगा और 3 किसके होंगे? पी के होंगे। अब उन 4, एक एस और 3 पी ऑर्बिटल में से अगर देखूं तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp है। यानी मान लीजिए अगर यही आपका जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है वो आपका xy प्लेन है, ये आपका xy प्लेन है, ये आपकी x एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस है, और s और px हाइब्रिडाइजेशन में कंज्यूम हो गया है। तो अब कार्बन के पास क्या क्या बचता है उन 4 ऑर्बिटल में से? एक s का था और 3 p का था, जिसमें से एक s और एक p जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में जा चुका है। कितना p ऑर्बिटल बचता है कार्बन के पास? 2 p ऑर्बिटल। और ये गुप्ता जी ने मुझे बताया है कि 2 p ऑर्बिटल भी कौन से बचते हैं, उन्होंने प्रिसाइज आंसर दिया py और pz 2 p ऑर्बिटल बचते हैं। अब उन ऑर्बिटल को अगर गौर से देखा जाए तो वो ऑर्बिटल का फोटो कैसा है? तो यूं समझिए वो जो 2 ऑर्बिटल है उन्हीं की मदद से तो ये कार्बन पाई बॉन्ड और केटाइन को रखेगा। तो मान लीजिए अगर s और px हाइब्रिडाइजेशन में जा चुका है तो py से इसके ये पाई बॉन्ड बनाएगा। अगर ये py से पाई बॉन्ड बनाएगा तो अब केटाइन के पास एकमात्र घर होगा रहने के लिए। px हाइब्रिडाइजेशन में जा चुका है, py से पाई बॉन्ड बन चुका है, तो बताइए भाई साहब जो ये केटाइन है ये कहाँ रहेगा? एकमात्र घर बचा इसके पास, कहाँ रहेगा? pz में रहेगा। यानी pz का ऑर्बिटल डायग्राम में बनाऊं तो वो आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। अगर ये xy प्लेन है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अगर ये प्लेन ऑफ पेपर है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऐसा आधा हिस्सा वेज में आधा हिस्सा डैश में, टुवार्ड्स द व्यूअर वेज वाला, और जो डॉट डॉट दिखाया है वो डैश में है। इसमें आपका केटाइन बैठा हुआ नजर आए। अब मेरा सवाल है सा, हरा डब्बा और लाल डब्बा पैरेलल है या थे? हरा डब्बा और लाल डब्बा पैरेलल हैं या थे? जनता ने जवाब दिया रे मेरे भाई। अगर पैरेलल नहीं रहे तो बताइए कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या था? वो भी था, इसका मतलब रेजोनेंस है या था? रेजोनेंस भी खत्म होता है। तो क्या आपको एहसास हुआ एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3 में रेजोनेंस क्यों नहीं है? इससे जस्ट पहले वाले एग्जाम्पल में देखते हैं तो काला डब्बा और हरा डब्बा पैरेलल भी थे, कंटिन्यूअस भी थे, तो रेजोनेंस हो रहा था। लेकिन अगले दोनों एग्जाम्पल में देखूं तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 में ऑर्बिटल पैरेलल तो है, कंटिन्यूअस नहीं है, फासला बढ़ गया है। एग्जाम्पल नंबर 3 में ऑर्बिटल आजू बाजू तो है लेकिन पैरेलल नहीं रहे, तो इस बार भी रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस की एकमात्र कंडीशन है पाई इलेक्ट्रॉन तभी भाग पाएगा जब ऑर्बिटल कैसे होंगे? पैरेलल और कंटिन्यूअस होंगे। एक एग्जांपल से और समझते हैं। अब तो मेरे को इतना चमक गया है कि साहब बस पाई इलेक्ट्रॉन भागेगा और भागने की एकमात्र कंडीशन है ऑर्बिटल पैरेलल और कंटिन्यूअस होने चाहिए। चलिए मैंने एक एल्कीन बनाया और एल्कीन के बाजू में एक और एल्कीन बना दिया है।
चेक करने की कोशिश करने, फिलहाल तो हम सिर्फ इतना चेक कर रहे हैं, एकदम बेस को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूं साथियों कि रेजोनेंस होता है तो कैसे होता है, बस यस और नो में जवाब देना आपको। इस पर्टिकुलर एग्जांपल का मैंने ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, कार्बन 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 कार्बन, पहले वाले कार्बन हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, आप हाइड्रोजन लगा लेना, मेरा फोकस पाई बॉन्ड पे है। दूसरा वाला पाई बॉन्ड आपने बनाया तो ये लीजिए साहब, दूसरा पाई बॉन्ड भी बना दिया है। मेरा सवाल है, क्या काला डब्बे और लाल वाले डब्बे पैरेलल हैं क्या काले डब्बे और लाल डब्बे पैरेलल हैं? बिल्कुल है, बहुत सारी जनता ने मुझे क्या कंटिन्यूअस भी हैं? हाँ सा, पैरेलल भी हैं और कंटिन्यूअस भी है, इसका मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो साहब फिर ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग संभव हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है काले डब्बे का धीरे धीरे लाल डब्बे में और लाल डब्बे का धीरे धीरे काले डब्बे में प्रवेश कर सकता है। इलेक्ट्रॉन का ये जो काले से लाल में जाना और लाल से काले में आना, यही पाई इलेक्ट्रॉन की जो भागदौड़ है, मूवमेंट है, इसी का नाम होता है रेजोनेंस। बस शर्त रेजोनेंस ने इतनी रखी कि भैया ऑर्बिटल पैरेलल और कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो कि फिलहाल हमारे पास है। इसका मतलब सिस्टम रेजोनेंस कर रहा है। अगर इसमें और थोड़ा फील लेना हो ना एग्जांपल नंबर 4 में, तो देखना सा, एग्जांपल नंबर 4 में देखें तो पहले इस बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपका एक जगह बैठा हुआ नजर आता है। अब अगर इसको और डिटेल में देखूं तो थोड़ी देर के बाद जब रेजोनेंस होगा, ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर चुके होंगे, काले डब्बे और लाल डब्बे, तो इसके बाद देखना सा फोटो कैसा मिलेगा, कार्बन 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 और कार्बन। अब ये जो चारों पाई इलेक्ट्रॉन है, थोड़ी देर के बाद ये पूरे एरिया पे ऐसा डिस्पर्ज होगा। रियल फील दे रहा हूं मेरे बड़े भाई। बोले तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे डिस्पर्ज हो रहा होगा, पूरे एरिया में इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्ज हो चुका होगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन पहले भी थे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आजू में, 2 पाई इलेक्ट्रॉन बाजू में, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आज भी हैं, लेकिन फर्क ये है कि ये जो चारों पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पूरे के पूरे एरिया में डिस्पर्ज हो गए। क्या आपको एहसास हो रहा है, ये बीच वाला स्पेस पहले अनऑक्यूपाइड था, अब बीच वाला स्पेस ऑक्यूपाइड हो चुका है। यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे चारों कार्बन की लड़ पे पूरा दूर दूर तक डिस्पर्ज हो गया। रेजोनेंस होने का एक और रीजन, एक और कारण मुझे समझ आता है कि जब जब रेजोनेंस होता है, चार्ज एक बड़े एरिया में डिस्पर्ज होता है। और सुना है कि चार्ज को जब बड़ा एरिया मिलता है दूर दूर तक फैलने में, तो सिस्टम को मजा आ जाता है, क्योंकि सिस्टम में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना दूर दूर डिस्पर्ज होगा, उसमें उतना रिपल्सन कम होता है और सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी बढ़िया मिलती है। अरे बाबा, रेजोनेंस में एक और कारण मिला, इलेक्ट्रॉन भाग दौड़ करता है तो सिस्टम वर्क डन करता है, एनर्जी रिलीज करता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है। उसके अलावा एक और रीजन क्या मिला कि चार्ज भी बड़े बड़े एरिया में डिस्पर्ज हो जाता है। बोले तो लार्जर एरिया में डिस्पर्ज होगा तो सिस्टम को स्टेबिलिटी वैसे ही नसीब हो जाती है। इसका मतलब ये जो रेजोनेंस एग्जांपल नंबर 4 में सीखा हमने, इसमें चार्ज को एक बड़े एरिया में डिस्पर्स करवाया, सिस्टम को यहां भी मजा आया। बस एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 4 तक जो चीज मुझे समझ आई कि रेजोनेंस लगता है, पहले तो बताइए पहली चीज किस पे लगता है, सिग्मा या पाई? पाई पे लगता है। और पाई इलेक्ट्रॉन भाग दौड़ करता है, यानी अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में भागेगा। दूसरी चीज, पाई इलेक्ट्रॉन पे लगता है रेजोनेंस। दूसरी चीज, पाई इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल छोड़ के दूसरे के ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, प्रवेश तभी करेगा जब घर आजू बाजू होंगे और पैरेलल होंगे, ऑर्बिटल पैरेलल होंगे और कंटिन्यूअस आजू बाजू रहेंगे, तभी एक घर से इलेक्ट्रॉन उछल के दूसरे में जाएगा। इस प्रोसेस का नाम होता है रेजोनेंस। तभी होता है जब घर आजू बाजू और पैरेलल होते हैं। बस कहानी खत्म हो गया है सा, रेजोनेंस का बेस एकदम मजबूत बन के तैयार हो गया। अब मुझे एक बात थी आपकी साइड से चाहिए। देखिए, रेजोनेंस में भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, सच बोलूं तो इंडक्टिव में भी कर रहा था, लेकिन बड़ा फर्क अगर पूछूं इंडक्टिव और रेजोनेंस में, तो इंडक्टिव में कौन सा इलेक्ट्रॉन भागदौड़ करता है? सिग्मा। रेजोनेंस में कौन सा भागदौड़ करता है? पाई। एक और चीज बताऊं, रेजोनेंस में तो इलेक्ट्रॉन फिर भी भाग दौड़ करता है, इंडक्टिव में तो भाग दौड़ भी नहीं करता, खिसकता है अपने ही बॉन्ड में, सिर्फ अपने ही बॉन्ड में ड्यू टू ईएन डिफरेंस आजू से बाजू खिसकता है, जबकि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन भाग दौड़ करता है। इंडक्टिव में अपने ही बॉन्ड में आजू से बाजू जस्ट मूवमेंट करता है, खिसकता है, जबकि रेजोनेंस में अपना ऑर्बिटल छोड़ के दूसरे के ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। दूसरा बड़ा डिफरेंस समझ आया ऐसा, रेजोनेंस पाई पे लगता है, इंडक्टिव सिग्मा पे। इंडक्टिव में सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपने ही बॉन्ड में बस खिसक पाता है, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन आजू वाले घर से उछल के बाजू वाले घर में चला जाता है। मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा भाग दौड़ करता है, इंडक्टिव में या सिग्मा में, रेजोनेंस में? इंडक्टिव में या रेजोनेंस में?
रेजोनेंस में, क्योंकि एक तो वहां सिग्मा या लूजली बाउंडेड पाई है, एक वहां सिर्फ खिसक रहा है, यहाँ भाग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर रेजोनेंस में ज्यादा भाग दौड़ कर रहा है तो कहाँ वर्क डन ज्यादा हो रहा है, इंडक्टिव में या रेजोनेंस में? जहां वर्क डन ज्यादा हो रहा है वहां एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, तो स्टेबिलिटी भी कहां ज्यादा मिलेगी, इंडक्टिव से या रेजोनेंस से? बहुत बढ़िया, काफी जनता ने मुझे जवाब दिया, अंकित ने, गुप्ता जी ने, कि हाँ सा रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा भाग दौड़ करेगा, सिस्टम ज्यादा वर्क डन करेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा और ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। शायद तभी कहते हैं, आपने जीओसी पढ़ा होगा कि इंडक्टिव और रेजोनेंस में अगर बेताज बादशाह समझा जाएगा तो कौन सिस्टम को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा पाएगा, इंडक्टिव या रेजोनेंस? रेजोनेंस कर पाएगा। समझ आया जी? चलिए साहब, तो ये हमारा रेजोनेंस का पहला पड़ाव, बेसिक पड़ाव था, जहां पर हमने सीखा। बहुत बढ़िया, काफी जनता का जवाब आ चुका है। वर्मा जी ने बताया है, अमित राज ने मुझे बताया कि सबका जवाब सेम एकदम सीक्वेंस में रेजोनेंस आया है। चलिए साहब, अब रेजोनेंस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये कोठारी जी पूछ रहे हैं कि साहब एग्जाम्पल नंबर 2 में ऑर्बिटल लेफ्ट हो गया कार्बन से। एग्जाम्पल नंबर 2 में ऑर्बिटल में रेजोनेंस नहीं हो पाएगा भाई साहब, कोठारी साहब, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है और वो जो केटाइन है उनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फासला नहीं है, वहां पर दो सिग्मा बॉन्ड का फासला आ गया। तो ऑर्बिटल पैरेलल तो है बट कंटिन्यूअस नहीं है, तो वहां रेजोनेंस संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये नागेश साहब बोल रहे हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन बता चुके हैं नागेश साहब, अगले पिछले पेज पे यही बताएं कि रेजोनेंस की कंडीशन है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, तब आपका रेजोनेंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि बारी बारी से, अब तक हमने सिर्फ इतना सीखा है, अब तक हमने इतना सीखा कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। अब हम थोड़ा और डिटेल में जाना चाहते हैं कि रेजोनेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट करता है। देखिए अभी तक तो यस और नो में सिर्फ इतना बेसिक को मजबूत किया कि भैया ऑर्बिटल पैरेलल कंटीन्यूअस होंगे तो रेजोनेंस होगा। अब मैं थोड़ा और आगे जाना चाहता हूँ कि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है तो कैसे करता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला वाला ही, रेजोनेंस ऑफ कैटायन। ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये रेजोनेंस करेगा, करेक्ट है। अब बस मैं ये देखना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा। तो मुझे बताइए गरीब कौन है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, पॉजिटिव से पाई जाएगा या पाई से पॉजिटिव आएगा? पाई से पॉजिटिव, क्योंकि पानी जैसे ज्यादा से कम की तरफ बहता है वैसे यहां भी बहेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन से धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ पैसा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव गरीब है, पाई से पैसा लेगा। हाँ रेजोनेंस तो होगा, इलेक्ट्रॉन का बहाव, फ्लो ऑफ डायरेक्शन भी आपने बता दिया है कि पाई से पॉजिटिव होगा। तो अगली स्ट्रक्चर क्या बदलाव होता है उसमें देखता हूँ, ड्यूरिंग द रेजोनेंस क्या नया बनता है। तो जैसे पाई इलेक्ट्रॉन उछल के इसके टैंक की तरफ आता है, तो अगली स्ट्रक्चर देखना साहब, CH2 CH और CS2। पाई इलेक्ट्रॉन उछल के केटाइन की तरफ आ चुका है, तो अगली स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड यहाँ आ गया। क्या आपको एहसास हो रहा है जब पाई बॉन्ड उछल के इस पार आएगा तो सबसे लास्ट वाला ये जो कार्बन है ये तबाह हो चुका होगा, ये गरीब हो चुका होगा, क्योंकि इस कार्बन में, इस पाई बॉन्ड में आपके दो इलेक्ट्रॉन थे। इन दोनों इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन आपका CH2 का ही था, जो कि इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ। जब भी किसी को इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है तो उसके सर पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन उछल के और जब केटाइन की तरफ आता है तो इस केटाइन को इलेक्ट्रॉन का मुनाफा हुआ है, इस केटाइन को इलेक्ट्रॉन का मुनाफा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज पहले से था, पॉजिटिव चार्ज पहले से था, अभी इलेक्ट्रॉन ताजा ताजा इसके सर पे आया है तो इसके सर पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था। पॉजिटिव पहले से, अभी नेगेटिव चार्ज है या था बोले तो लास्ट वाले CH2 पे इस पे कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होगा। बीच वाले कार्बन के हालात देखते हैं। देखिए बीच वाले कार्बन में क्या फर्क पड़ रहा है, इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो इसी बीच वाले CH का ही तो था। थोड़ी देर के बाद ये इलेक्ट्रॉन उछल के इस हाथ से इस हाथ में ले लिया है। इस पाई बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन तो बीच वाले CH का ही है, यानी CH ने कुछ नहीं किया है, शुक्ले ने इस हाथ से इलेक्ट्रॉन उठा के और इस हाथ में ले लिया है। ना इससे नफा हुआ है ना नुकसान हुआ है, बोले तो इस पे कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होगा, बीच वाले CH पे कोई भी चार्ज मौजूद नहीं हुआ। ये एक दूसरे की स्ट्रक्चर, रेजोनेंस के दौरान ये जो नई स्ट्रक्चर बनती है, ड्यूरिंग द रेजोनेंस ये जो नई स्ट्रक्चर बनती है उन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। इनको डबल एरो से इंडिकेट किया जाता है। एक बार जैसे ही आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, पता चलता है इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया भाई साहब,
जैसे ही इस CS2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अब ये गरीब हो गया है, तो फिर ये पैसा मांगने लगेगा, तो फिर बाजू वाला पाई इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इसकी तरफ आने लगेगा। जैसे पाई इलेक्ट्रॉन उछल के इस पार आएगा, ऊपर वाला ये वाला पॉजिटिव गरीब हो जाएगा, तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन उछल के इस पार आएगा, जैसे इस पार आएगा ये गरीब हो जाएगा, फिर उछल के इस पार आएगा। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मैनर में आजू बाजू भागता रहेगा। मतलब रियलिटी में मुझे बताइए, पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह रुका हुआ है या कंटिन्यूस मैनर में आजू से बाजू से आजू भाग रहा है? रुका हुआ है या भाग रहा है? जनता ने जवाब दिया भाग रहा है। ऐसी स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं, उनका एवरेज स्ट्रक्चर होता है, उनका कॉमन स्ट्रक्चर होता है। तो मैं बोलूंगा जितना टुकड़ा मैंने बनाया है, ये टुकड़ा गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इतना ढांचा तो हर स्ट्रक्चर में कॉमन है। करेक्ट है? अब उसके बाद देखूं तो इस वाले कार्बन पे कभी पॉजिटिव चार्ज है और कभी न्यूट्रल है। मतलब रियल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड में एवरेज लूंगा तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना पड़ेगा। अगले वाले में देखूं तो लास्ट वाले CS2 पे ये कभी न्यूट्रल है कभी पॉजिटिव चार्ज है। मतलब रियल स्ट्रक्चर हाइब्रिड में फिर से यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बनाऊंगा। ध्यान रहे बीच वाला कार्बन पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है, मतलब रियल स्ट्रक्चर हाइब्रिड में इस पे कोई चार्ज मौजूद नहीं होगा। फिर देखते हैं पाई बॉन्ड और बॉन्ड के बारे में, तो पता चलता है यहाँ कभी सिंगल बॉन्ड है कभी डबल है। मतलब रियल स्ट्रक्चर में यहाँ पर आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ऐसा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलेगा रियल स्ट्रक्चर में। ऐसे ही बोलूंगा तो ये वाला बॉन्ड जो है कभी डबल है कभी आपका सिंगल है। मतलब रियल स्ट्रक्चर में एक बार फिर से आपको पार्शियल डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। यहां पर भी आपको क्या मिलेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये आपने रेजोनेंस हाइब्रिड बना के तैयार कर दिया। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है एवरेज स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉमन स्ट्रक्चर रहता है। सच बोलूं तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड में आपने डॉट 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 बनाया ना, ऐसा डॉट 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 डॉट, ये डॉट डॉट इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है या भाग रहा है। उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि शायद दर्शाने की कोशिश कर रहा है बेड़ू भाई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअस मैनर में भाग दौड़ करता हुआ नजर आ रहा है। रियलिटी में मुझे बताना, एक बार फिर से याद दिलाना, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था या भाग रहा था? भाग रहा था। जनता ने मुझे जवाब दिया है। इसका मतलब रियल स्ट्रक्चर बताइए सा, रियल स्ट्रक्चर आपकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है, रियल स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं तो जहां इलेक्ट्रॉन रुका हुआ दर्शाया गया ये आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और हाइब्रिड जिसको हमने इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस मैनर में दिखाया है उसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहा है। रियल स्ट्रक्चर में, रियलिटी में बताइए इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था या भाग रहा था? भाग रहा था। तो रियल स्ट्रक्चर कौन सी होती है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइब्रिड? हाइब्रिड इज रियल, क्योंकि हाइब्रिड ही तो है जिसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस मैनर में मूवमेंट कर रहा है मेरे भाई। तो शायद इसीलिए कहा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल, दे आर जस्ट हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, रियल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो फिर दिल में एक ख्याल आया कि साहब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर रियल नहीं है, महज कोरी मोरी कल्पना ही है, महज काल्पनिक कहानियां हैं, वास्तविक स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा का ही रहे हो? ये झूठ मूठ का घोटाला है। अगर वो वास्तविक स्ट्रक्चर है ही नहीं, अगर वो गलत गलत ही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो? कोई बताओ मुझे। आपने बताया ना मेरे भाई, आपने रियल स्ट्रक्चर क्या बताया आपने मुझे? साहब ने मुझे बताया रेजोनेटिंग हाइब्रिड आपका रियल स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल नहीं है। जब रियल नहीं है, वो हाइपोथेटिकल नहीं है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो फिर पढ़ क्यों रहे? गलत ही तो है। कैसा मास्टर है, घोटालेबाज चीज पढ़ाता है। काफी बच्चों ने जवाब दिया है मुझे है। और एक अपना नागेश साहब बोलता है सर IIT के लिए पढ़ रहे हैं, परीक्षा में आता है इसलिए पढ़ रहे हैं, किससे नंबर मिलता है। जालिम इंसान। बाकी गुप्ता जी ने मुझे ठीक ठीक जवाब दिया है और कैफ साहब ने भी मुझे काफी अच्छा जवाब दिया है। वंश जैन ने भी ठीक ठीक जवाब दे दिया। एक्चुअली होता क्या है कि थोड़े दिन बाद हम जब क्लास 12th शुरू करेंगे तो वहां पर हमारे पास केमिकल रिएक्शंस आएंगे।
उन केमिकल रिएक्शंस में हम ये दर्शाना पड़ता है कि बाहर कोई ऐसा गरीब बैठा हुआ नजर आएगा, उस गरीब इंसान को अगर पैसा देना है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहां से डोनेट करना शुरू करेगा इस गरीब इंसान को। तो मुझे ये बताना पड़ता है कि भाई साहब पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो मैं बताने के काबिल होऊंगा कि इस पर्टिकुलर एरिया से, राइट हैंड साइड वाले एरिया से इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप इस गरीब इंसान को दे रहे हैं। जबकि रेजोनेंस हाइब्रिड से पूछूं कि पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है तो बोलेगा पता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो भाग रहा है। तो केमिकल रिएक्शंस को समझने में हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मदद मिलती है, इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बैसाखियों का सहारा लेते हुए केमिकल रिएक्शंस को समझाने में थोड़ी सी मदद मिल जाती है, बस इसलिए अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। समझ आया? हाँ किनारे मेरे भाई। अगर आपको और रियलिटी में देसी फील दूं ना, तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो आपके सामने चौधरी वीडियो पढ़ा रहा है, ये कंटिन्यूस मैनर में जो वीडियो चल रहा है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। एक के बाद एक के बाद एक स्क्रीन आ रहा है और फटाफट चौधरी फटाए जा रहा है, एक मूवमेंट, एक मूवी की तरह है रेजोनेंस हाइब्रिड। इसी में अगर इन्हें किसी ने बोला कि चौधरी कैसा दिखता है भाई साहब, मेरी माँ को दिखाना है, तो उसने स्क्रीन को पॉज किया और चौधरी का एक फोटो क्लिक कर लिया। ये जो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे तूने मेरा फोटो क्लिक किया, स्क्रीन लिया है, इस स्क्रीन का नाम होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंटिन्यूस मूवमेंट में, एक मूवी की तरह कंटिन्यूस मूवमेंट में चल रहा है। टी इक्वल टू 1 सेकंड पे जो तूने फोटो क्लिक किया है वो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। टी इक्वल टू सेकंड सेकंड पे आपने जो फोटो क्लिक किया वो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। टी इक्वल टू 3 सेकंड पे वापस पहला वाला रिपीट हो जाएगा। तो ये जो अलग अलग मूवमेंट पे तूने स्क्रीनशॉट लिए हैं, जो फोटो लिए हैं, वो होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड में तो रियलिटी में पाई इलेक्ट्रॉन एकदम कंटिन्यूस मैनर में बहता हुआ नजर आता है। फील आया क्या नहीं मेरे भाई? रियलिटी में इलेक्ट्रॉन स्क्रीनशॉट में रुका हुआ है या भाग रहा है? कैफ साहब, रुका हुआ है या भाग रहा है? भाग रहा है, भाग रहा है। रियलिटी में तो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, बस एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो आपने फोटो लिए हैं, बस उनका नाम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फील आया क्या मेरे भाई? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो बारी बारी से एक एक रेजोनेंस को पढ़ते हैं। पहला वाला रेजोनेंस हम लोग देख चुके हैं, जो कि है रेजोनेंस ऑफ केटाइन। पहला वाला रेजोनेंस, रेजोनेंस ऑफ केटाइन। इसी का एक बड़ा भाई और लेते हैं, मैं इसको ए नाम दे रहा हूं रेजोनेंस ऑफ केटाइन को। इसी का अगला वाला कैटेगरी बी नाम दे देता हूं, रेजोनेंस ऑफ पोलर पाई बॉन्ड। रेजोनेंस ऑफ पोलर पाई बॉन्ड, जैसे कि पहले फोटो बनाते हैं अपन, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड O। पहले तो मुझे बताइए कि आप ये जानते हैं पोलर और नॉन पोलर पाई बॉन्ड क्या होते हैं? हाँ साहब, अगर पाई बॉन्ड दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बैठता है तो उसे पोलर पाई बॉन्ड कहा जाता है, क्योंकि उसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। अगर पाई बॉन्ड दो सेम ईएन वाले एलिमेंट के बीच में, मतलब दो सेम ही एलिमेंट के बीच में बैठता है, तो उसमें कोई पोलैरिटी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव नहीं बनेगा, तो ऐसे पाई बॉन्ड को नॉन पोलर पाई बॉन्ड कहा जाता है। करेक्ट है? अब ये कंपाउंड बैठा हुआ नजर आए, सबसे पहले तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं और चेक करते हैं रेजोनेंस होगा भी कि नहीं होगा। कार्बन ऑक्सीजन, ये रहा साहब कार्बन, कार्बन का मैंने पाई बॉन्ड बना दिया है। ऐसे ही बाजू में बाजू वाला पाई बॉन्ड बनाता हूं। मेरा बेसिक सा सवाल है, क्या काला डब्बा और हरे डब्बे पैरेलल हैं? क्या काले डब्बे और हरे डब्बे पैरेलल हैं? क्या कंटिन्यूअस भी हैं? पैरेलल भी हैं, कंटिन्यूअस भी है, इसका मतलब क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो हाँ भाई साहब, ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी और रेजोनेंस होना शुरू हो जाएगा। मतलब इतना तो कंफर्म हो गया कि इस एग्जांपल में रेजोनेंस तो होगा। अब ये भी चेक कर लेते हैं होगा तो कैसे होगा। करेक्ट है? कैसे होगा तो चेक करते हैं। मुझे बताइए, कार्बन और ऑक्सीजन में बेसिक सा सवाल है, ज्यादा ईएन किसकी होती है, कार्बन की या ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की। कैफ साहब ने मुझे बताया ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन धीरे 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 इस वीक पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचना शुरू करता है। धीरे 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 ऑक्सीजन धीरे 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 इस वीक पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचा। तो अगली स्ट्रक्चर देखना साहब, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ऑक्सीजन ने चंद लम्हों के बाद पोलर पाई बॉन्ड को पुरजोर कोशिश से धीरे 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 अपनी तरफ खींचा। चंद लम्हों के बाद पोलर पाई बॉन्ड है या था?
अरे टूटेगा। अरे टूटा तो फिर क्या बनेगा? बनेगा ऑक्सीजन के सर पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज। कार्बन बेचारा सुलट गया क्योंकि पैसा कौन ले भागा रे? अरे ऑक्सीजन ले भाग गया। ऑक्सीजन सारा का सारा पोलर पाई बॉन्ड अपनी पुर्जों और यूनियन की ताकत लगाते हुए कार्बन का सुपड़ा साफ कर दिया और अपनी तरफ सारा पैसा खींच के ले आया। एक बार जैसे ही कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, ओ नेगेटिव पे आप अपनी हथेली से हाथ रख लीजिएगा। जैसे ही कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज बना, मुझे बताइए क्या एक पॉजिटिव चार्ज और एक पाई बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का गैप है? एक पॉजिटिव चार्ज एक पाई बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का गैप है, इसका मतलब किसी का खुशबू आया रे। अरे किसका खुशबू आया? अरे रेजोनेंस का आया भाई, सबने बताया। तो जो रेजोनेंस होने लगा, तो अब जब रेजोनेंस आएगा तो मुझे ये बताइए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? पॉजिटिव से पाई या पाई से पॉजिटिव? पाई से पॉजिटिव। जनता का जवाब आ चुका है रे बीड़ू भाई। तो ये जब पाई से पॉजिटिव की तरफ आएगा तो धीरे धीरे पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आएगा। और अगले स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए साहब, अगला स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड जैसे ही पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगा, अगला फोटो ऐसा मिल गया CH और इसके सर पे पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट है, इस CH का चार्ज खत्म हो गया। लास्ट में जो आपका O माइनस बैठा था वो वैसा का वैसा बैठा देता हूँ, उसकी तरफ तो मैं आंख उठा के भी नहीं देख रहा था। ये लीजिए साहब, आपकी अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। मतलब अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पोलर पाई बॉन्ड का भी बनाना बहुत आसान हो गया। कुछ नहीं करना है, जिन एटम के बीच में पोलर पाई बॉन्ड है उसमें से जिसकी EN ज्यादा है उसकी तरफ पोलर पाई बॉन्ड खींच लेगा, तो उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, लेस EN वाले पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। एक बार जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मुझे तो पुराने रेजोनेंस ऑफ कैटाइन की ही खुशबू आ जाती है। पॉजिटिव और पाई के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फासला है, पॉजिटिव पाई के साथ ठीक वैसे ही रेजोनेंस करने लगता है जैसे थोड़ी देर पहले रेजोनेंस ऑफ कैटाइन में कर रहे थे। इसका मतलब रेजोनेंस ऑफ पोलर पाई बॉन्ड तो कुछ नया है ही नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ कैटाइन वाले रेजोनेंस जैसा ही आपका रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। तो एग्जैक्टली इसीलिए शायद मैंने इसको नाम भी अलग नहीं दिया, उसको एक नंबर में A नाम दे दिया, इसको एक नंबर में B नाम दे दिया। एग्जैक्टली कैटाइन जैसा ही रेजोनेंस है, हाँ कि ना? अब अगर आपको कोई बोलना चाहे कि साहब रियल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा दिखाई देगा, वो बहुत आसान है। बोलूंगा सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इतना ढांचा कॉमन है, CH और ऑक्सीजन, इतना ढांचा हर स्ट्रक्चर में कॉमन है। रेजोनेंस हाइब्रिड को बक्से में बंद किया जाता है। उसके बाद बोलता हूँ कि कभी यहाँ पर डबल है, कभी यहाँ पर सिंगल है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, इसका मतलब रियलिटी में यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहा होगा। फिर से देखूं, कार्बन और कार्बन के बीच में देखता हूं तो कभी यहाँ सिंगल है, कभी सिंगल है, कभी डबल है, इसका मतलब इधर भी हाइब्रिड में यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। CH2 और CH के बीच में कभी डबल है, कभी डबल है, कभी सिंगल है, इसका मतलब यहाँ भी आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ये लीजिए साहब, आपने हाइब्रिड भी बना दिया, सब में पार्शियल डबल पार्शियल डबल पार्शियल डबल। चार्ज के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ऑक्सीजन कभी न्यूट्रल है, कभी नेगेटिव चार्ज है, कभी नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? डेल्टा नेगेटिव। फिर देखते हैं आगे वाले उन पे क्या चार्ज आ रहा है। तो कार्बन यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ न्यूट्रल है, इसका मतलब ओवरऑल कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और आगे बढ़ते हैं, अगला वाला कार्बन हर स्ट्रक्चर में न्यूट्रल है, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, मतलब हाइब्रिड में कोई चार्ज नहीं आएगा। सबसे लास्ट वाला देखते हैं, तो ये CH2 न्यूट्रल है लेकिन इस स्ट्रक्चर में कैसा आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। मतलब रियल स्ट्रक्चर में उस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ नजर आएगा। तो ये लास्ट वाला आपका डेल्टा पॉजिटिव। ये डेल्टा पॉजिटिव थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा बन गया, पोलियो हो गया इसको, ठीक ठीक दिख रहा होगा आपको। तो ये आपका फोटो बन के तैयार हो गया जी। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बना है, फील आ गया है रेजोनेंस हाइब्रिड का। अब आपने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है वो ठीक बनाया कि नहीं बनाया, इसको वेरीफाई करने का भी एक तरीका होता है कि ओवरऑल पहले बताइए, पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। तो क्या दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी ओवरऑल चार्ज 0? ओवरऑल चेक करना, क्या अभी भी 0 है? क्या तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी ओवरऑल चार्ज अभी भी 0 है? इसका मतलब जो भी हमने बनाया है वो ठीक बनाया है। ओवरऑल चार्ज मस्ट बी सेम ऑन द ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप एक बार पहले वाले पेज पे भी चेक कर लीजिए, ओवरऑल चार्ज पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कितना है? +1। ओवरऑल चार्ज अभी भी कितना है? +1। मतलब ये भी हमने ठीक बनाया है। साहब डाउट यह है कि हाइब्रिड में तो फिर डेल्टा डेल्टा +2 हो गया है। सही बताया साहब। एक्चुअली हाइब्रिड में ये दोनों डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का समेशन +1 होता है।
ओवरऑल चार्ज +1 है, +1 है। हाइब्रिड में दोनों डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का समेशन +1 है, यानी ओवरऑल चार्ज अभी भी सेम ही है। ऐसे ही अगले में आते हैं अपन, तो ओवरऑल चार्ज में ये दोनों जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है इनका समेशन अकेले डेल्टा नेगेटिव के बराबर होता है। तो ओवरऑल चार्ज जो है अभी भी इसमें सेम ही है। इन दोनों डेल्टा पॉजिटिव का समेशन अकेले डेल्टा नेगेटिव के बराबर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब। चार्ज वाली बात समझ आ गई क्या सबको? अरे पक्का चमक रहा है भाई, मैं बोल भी रहा हूँ कि खोपड़ी में जा भी रहा है, सबका जा रहा है। ठीक है फिर, बढ़िया बात। और आगे बढ़ते हैं, बस ऐसी ऊर्जा मुझे देते रहिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने एक ही रेजोनेंस पढ़ा, सच बताएं तो रेजोनेंस ऑफ कैटायन, क्योंकि पोलर पाई बॉन्ड तो उसी का भाई था। पोलर पाई बॉन्ड में तो कुछ करना ही नहीं, जिसकी ईएन ज्यादा है उसकी तरफ उड़ा ले पोलर पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड उड़ा ले, एक बार कैटायन बढ़ा ले, जिसकी ईएन कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक बार जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया अब तो जिंदगी में सुकून ही सुकून है भैया। पॉजिटिव और पाई के बीच में ठीक वैसे ही रेजोनेंस करेंगे जैसे कैटायन का रेजोनेंस करते थे। चमका रे ऋषभ राज कह रहे हैं सब चंगा जा रहा है भाई, अगर चंगा जा रहा है तो मास्टर भी चंगा चंगा जा रहा है, मजा मजा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आप खुश तो चौधरी खुश, बस इसी में आनंद है साहब। आपको समझ आना चाहिए, आपको समझ आएगा तो मास्टर को भी समझ आएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रेजोनेंस ऑफ एनायन। कोठारी साहब कह रहे हैं साहब टोटोमर और मेटामर समझाइए। अरे कोठारी साहब ठंड रखिए ना, सबकी बारी आएगी, सबका वक्त आएगा। फिलहाल अपन जीओसी पढ़ रहे हैं, जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो जो आप कह रहे हैं वो भी आएगा। तो फिलहाल जिस फ्लो में जा रहे हैं उसको पढ़िए ना अभी। तो दूसरा वाला है रेजोनेंस ऑफ एनायन। चलते लेक्चर में कहाँ पहुंच गए हैं आप? रेजोनेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। चेक करते हैं, कोई एक एग्जांपल उठाते हैं। हाँ वर्मा जी बोल रहे हैं कोठारी जी को बोलिए चौधरी सर कि कोठारी जी ठंड रखो। तो सही कह रहे हैं वर्मा जी, कोठारी साहब ठंड रखिए, अभी ठंड रखिए, जब उसका वक्त आएगा वो भी देख लेंगे। अभी अभी तो बस यूं समझिए जो चौधरी पढ़ा रहा है क्या वो समझ आ रहा है, चमक रहा है, मजा आ रहा है, तो वो सब चीजें सीक्वेंस में आ जाएंगी, एकदम परफेक्ट तरीके से आएंगे। चलिए साहब फोटो बनाते हैं। सबसे पहले तो ये फोटो है, इसमें हमें ये चेक करना है कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो पहले ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। कार्बन कार्बन और यहाँ आपका ऑक्सीजन है। पाई बॉन्ड का ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है, और बाजू में ये लीजिए साहब ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज का भी ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया है। मेरा सवाल है क्या काला डब्बा और लाल डब्बा पैरेलल है? क्या कंटिन्यूअस भी है? बिल्कुल, बहुत लोगों ने जवाब दे दिया है, पैरेलल भी है और कंटिन्यूअस भी है। इसका मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो चुका है, और अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम हुआ तो ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग होगा तो इसका मतलब रेजोनेंस तो होगा। सवाल का जवाब तो मिल गया कि रेजोनेंस तो होगा, पहला हिस्सा पार हो चुका है। अब दूसरा पढ़ाओ। रेजोनेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? नेगेटिव से पाई या पाई से नेगेटिव? तो मुझे तो नहीं पता भाई साहब किधर से किधर जाएगा, लेकिन तभी मुझे एक पुराने गुरु ज्ञान की याद आती है। वो ये कहता है कि दुनिया में कोई भी चार्ज स्पीसीज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो हमेशा न्यूट्रलाइज होना चाहता है। अब नेगेटिव चार्ज है, क्या ऑक्सीजन के सर पे नेगेटिव है? हाँ साहब है। तो अब नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होना चाहता है, तो नेगेटिव वाला कैसे अपना न्यूट्रलाइज होगा? किसी से इलेक्ट्रॉन लेके या अपना चार्ज डिस्पर्स करके? बताइए साहब, किसी से इलेक्ट्रॉन लेके या अपना चार्ज डिस्पर्स करके? बिल्कुल साहब, सान्याल जी ने जवाब दे दिया अपना चार्ज डिस्पर्स करके, अपना चार्ज डिस्पर्स करके, अपना चार्ज डिस्पर्स करके। कहने का मतलब ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है ये अपना चार्ज खत्म करेगा, अपना चार्ज डिस्पर्स करेगा, अपना चार्ज डोनेट करेगा। तब ऑक्सीजन के नेगेटिव ने आजू बाजू मुंडी हिलाई, देखा इस पार तो हवा है, कुछ है ही नहीं। इस पार देखा, हाँ कार्बन की साइड में बॉन्ड बना हुआ नजर आया। तो ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे इधर ही अपना डिस्पर्स करना शुरू किया, धीरे 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 अपना चार्ज डिस्पर्स कर रहा है। जब ऑक्सीजन अपना चार्ज डिस्पर्स कर रहा है तो कार्बन बोला ठंड रख, कार्बन बोला ठंड रख भाई साहब। वो इसलिए रख क्योंकि हम अपनी जिंदगी में मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं। तो सी एच बोल रहा है कि हम मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं, हमारा 4 बना हुआ है, पांचवा नहीं बना सकते। तभी ऑक्सीजन धीरे से कार्बन के कान में फूंकता है और बोलता है कि देख, अगर मेरा नेगेटिव चार्ज तेरे पास आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, क्योंकि सिस्टम तो अपना कॉन्जुगेटेड है, तेरे मेरे ऑर्बिटल पैरेलल हैं, रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है और मेरा इलेक्ट्रॉन भागने के लिए बेताब है। जब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो रेजोनेंस होगा, तेरा भी मुनाफा मेरा भी मुनाफा, क्योंकि सिस्टम में इलेक्ट्रॉन भाग दौड़ करेगा, सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कार्बन बोला अच्छा ऐसा बात, उसका दिमाग चमकता है, बोलता अच्छा रेजोनेंस होगा, मजा आएगा, दोनों को आएगा, कंपाउंड स्टेबलाइज होगा। तो ठंड रख
ठान रख, सोचता हूँ, कुछ सोचता हूँ, 4 बॉन्ड से ज्यादा तो नहीं बना सकता। कार्बन आजू बाजू देखता है तो उसके पास उसे एहसास होता है कि मजबूत सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन उसके पास एक वीक पाई बॉन्ड भी बैठा हुआ नजर आ रहा है। कार्बन को ये दिव्य चमत्कार पता चल गया कि भाई साहब हमारे पास एक मरियल पाई बॉन्ड भी बैठा है। कार्बन फटैक से वीक पाई बॉन्ड को रिपेल करके और आगे की तरफ धक्का दे देता है। वो इसलिए क्योंकि भैया इसे धक्का देगा तो ऑक्सीजन अपना चार्ज इसको दे पाएगा और इलेक्ट्रॉन सिस्टम में चलने लगेगा। बीच वाले कार्बन को अब चिंता नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का इस हाथ से ऑन दे तो इस हाथ से जान दे, इस हाथ से ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज देगा तो इस हाथ से पाई इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ फेंक देगा। ये लीजिए साहब, मजा आ गया। अगली स्ट्रक्चर कैसी बनेगी वो भी बना देते हैं। CH2CH, ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने अपना चार्ज डिस्पर्स किया तो यहाँ बनेगा पाई बॉन्ड। और ये जो पाई बॉन्ड जो है आपका, जब ये टूट के आगे की तरफ जाएगा तो क्या आपको एहसास हो रहा है, लास्ट वाला जो कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों लास्ट वाले कार्बन पे जब ट्रांसफर होंगे तो उसे इलेक्ट्रॉन का मुनाफा हुआ है तो उसके सर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन ने जो है वो चार्ज डोनेट किया है। जब जब कोई चार्ज डोनेट करता है तो उसके सर पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, नेगेटिव पहले से है, इसका मतलब ऑक्सीजन पे चार्ज है या था, खत्म हो गया। लास्ट वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन का मुनाफा हुआ है तो उसके सर पे नेगेटिव चार्ज आ गया। बीच वाले कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि इस साइड से ऑक्सीजन ने दिया है तो आगे से कोई लेके भी चला गया, इधर से मुनाफा हुआ उधर से नुकसान हुआ, ना नफा ना नुकसान, तो बीच वाले कार्बन पे कोई भी चार्ज नहीं आया। ओवरऑल चेक करते हैं हमने ठीक बनाया कि नहीं बनाया। ओवरऑल चार्ज कैसा है, नेगेटिव। ओवरऑल चार्ज कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब जो भी हमने बनाया कैसा बनाया है, ठीक बनाया है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया है तो चलिए रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना लेते हैं। हाइब्रिड ऐसा बन के तैयार होगा, CH2CH, इतना हिस्सा हर स्ट्रक्चर में कॉमन है। फिर देखेंगे पार्शियल डबल पार्शियल डबल पार्शियल डबल, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव बन के तैयार हो गया। ये रेजोनेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज आ गया, करेक्ट है। तो रेजोनेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज में भी आप इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना बड़ा आसान है। क्या करना होता है, कन्वर्ट नेगेटिव इनटू पाई, कन्वर्ट नेगेटिव इनटू पाई, कन्वर्ट नेगेटिव इनटू पाई एंड पाई इनटू नेगेटिव चार्ज। मतलब ये एक हमने कहानी जैसा बना लिया है, ट्रिकी मेथड बना लिया है, कन्वर्ट नेगेटिव इनटू पाई एंड पाई इनटू नेगेटिव चार्ज, करेक्ट है। तो ऐसा करके आप नेगेटिव चार्ज की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब जो नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस है, एग्जैक्टली इसी का बड़ा भाई होता है लोन पेयर का रेजोनेंस। तो मैं बी पार्ट कर रहा हूं, ये ए नाम दे दिया मैंने, रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर, वो दिखा देता हूं आपको। एग्जाम्पल से दिखाते हैं आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां NH2 ले लिया होता। सुना है नाइट्रोजन जब जब 3 बॉन्ड बनाता है इसके सर पे कोई संपत्ति रहती है। अमोनिया के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन जब जब 3 बॉन्ड बनाता है इसके सर पे कुछ संपत्ति है क्या? किसी का जवाब नहीं आया। अमोनिया की स्ट्रक्चर जानते हैं आप? नाइट्रोजन जब अमोनिया की स्ट्रक्चर बनाता है तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसके सर पे एक लोन पेयर बैठा नजर आता है। तो नाइट्रोजन जब जब 3 बॉन्ड बनाता है भाई साहब तो इसके सर पे जो संपत्ति हम कह रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो नाइट्रोजन के सर पे लोन पेयर बैठा है। नाइट्रोजन जब जब 3 बॉन्ड बनाता है इसके सर पे लोन पेयर बैठा नजर आता है, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो ये रहा साहब आपका कार्बन कार्बन और बाजू में बैठा है NH2 नाइट्रोजन। कार्बन कार्बन का ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है, नाइट्रोजन का भी ये लीजिए साहब ऑर्बिटल डायग्राम बना देते हैं जिसमें आपका लोन पेयर बैठा हुआ नजर आया। मेरा पहला बेसिक सा सवाल, क्या काले डब्बे और हरे डब्बे पैरेलल हैं? क्या काला डब्बा और हरा डब्बा पैरेलल है? जनता का जवाब चाहिए भाई साहब। हेलो, अरे जनता जवाब क्यों नहीं दे रही मेरे भाई? क्या काला डब्बा और हरा डब्बा पैरेलल हैं? हाँ, काफी लोग का जवाब आया, हाँ है। क्या कंटिन्यूअस भी है? हाँ, पैरेलल भी हैं और कंटिन्यूअस भी। इसका मतलब सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपका डेवलप हो चुका है। इसका मतलब ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी, रेजोनेंस की संभावना बन रही है। रेजोनेंस होगा तो अब सवाल उठता है इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, लोन पेयर से पाई या पाई से लोन पेयर? तो साहब पता नहीं, पता नहीं। हालांकि काफी लोगों ने मुझे जवाब दे दिया है। लोन पेयर भी एक तरीके से नेगेटिव चार्ज की तरह ही, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में नेगेटिव चार्ज एक
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, जहां नेगेटिव दिखा है। लोन पेयर भी तो वैसा ही है, उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे नेगेटिव चार्ज फ्री होता है वैसे ही लोन पेयर भी फ्री होता है, वो भी अपना चार्ज डिस्पर्स करना चाहता है। जैसे नेगेटिव चार्ज अपना चार्ज डिस्पर्स करेगा वैसे लोन पेयर भी अपना चार्ज डिस्पर्स करेगा। तो डिस्पर्स करेगा तो ठीक उसी अंदाज में जैसे नेगेटिव चार्ज अपना चार्ज डिस्पर्स करता है, लोन पेयर भी धीरे धीरे अपना चार्ज डिस्पर्स करता है। एक तरीके से ये भी अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड धीरे धीरे डिस्पर्स कर रहा है। फिर कार्बन बोलता है रहने दे, क्योंकि 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। फिर से वही पुरानी कहानी, नाइट्रोजन कार्बन के काम में फूंकता है। क्या बोलता है, क्या बोलता है कि भाई हाँ इलेक्ट्रॉन हमारे को कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ चुका है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन दौड़ाऊंगा तो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, रेजोनेंस आएगा। तो कार्बन बोला अच्छा ऐसा बात है, तो ठंड रख। कुछ सोचते हैं, क्या सोचा है, सोच लिया आप लोगों ने, वो पाई बॉन्ड है या था, बाजू वाला पाई बॉन्ड है या था, टूटेगा तो कार्बन रिपेल करके इस पाई बॉन्ड को आगे की तरफ भेज देगा। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, CH2 CH और ये NH2। नाइट्रोजन ने अपना चार्ज डिस्पर्स किया है, यहाँ पाई बॉन्ड, अगला वाला पाई बॉन्ड टूट के लास्ट पे जाएगा तो इस कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज। इस बार थोड़ा सा बदलाव यह है कि नाइट्रोजन इनिशियली आपका जो है, नाइट्रोजन इनिशियली न्यूट्रल है। जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो जब भी कोई चार्ज आपका लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करता है तो उसके सर पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस बार नाइट्रोजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बाकी तो हाइब्रिड बनाना दाएं हाथ का खेल है। हाइब्रिड बोलूंगा इतना इस स्ट्रक्चर में कॉमन है, पार्शियल डबल नाइट्रोजन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ डेल्टा नेगेटिव बन के तैयार हो गया। करेक्ट है। तो ठीक वैसा ही रेजोनेंस हुआ है लोन पेयर का जैसा एनाइन का हुआ करता था। फर्क इतना है कि वहां नेगेटिव चार्ज होता था, यहाँ ऑलरेडी लोन पेयर है। उसमें ऐसे करते थे कन्वर्ट नेगेटिव इंटू पाई, पाई इंटू नेगेटिव, यहाँ ऐसे बोल देंगे कन्वर्ट लोन पेयर इंटू पाई, पाई इंटू नेगेटिव बन गया है। तो ये लीजिए साहब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया है। बस बेसिक सा फर्क कितना है कि पहले वहां नेगेटिव था तो रेजोनेंस के बाद वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी न्यूट्रल था भाई साहब, तो रेजोनेंस के बाद इसके सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इतना सा डिफरेंस है, बाकी नेगेटिव और लोन पेयर का रेजोनेंस एग्जैक्टली सेम पैटर्न में ही हो रहा है। ओवरऑल चार्ज चेक कर लेना, ओवरऑल चार्ज कैसा है, 0। ओवरऑल चार्ज कैसा है, 0। तो इसका मतलब आपका ओवरऑल आपने ठीक ठीक बनाया है। अंकित साहब बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन पे रेडिकल नहीं होगा। अरे भाई साहब रेडिकल नहीं होता है, अगर आपने कहीं जिंदगी में अमोनिया पढ़ा है, मैं बना देता हूँ। अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इस नाइट्रोजन के सर पे एक लोन पेयर, केमिकल बॉन्डिंग ऐसा कहता है, मैं नहीं कहता। यानी यहाँ से जो कंक्लूजन निकल के आया कि नाइट्रोजन जब जब जिंदगी में 3 बॉन्ड बनाता है इसके सर पे एक लोन पेयर रहता है, वही लोन पेयर मैंने यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है। नाइट्रोजन के सर पे आपका एक लोन पेयर बनाया है। ठीक है अंकित, ओके बोल दिया अंकित ने, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो नाइट्रोजन के सर पे लोन पेयर वो रेजोनेंस करेगा। तो ये कहानी थी रेजोनेंस की जिसमें बेसिक कंसेप्ट मजबूत हुआ। अब तक रेजोनेंस में हमने क्या पढ़ा है कि रेजोनेंस कब होगा, कब होगा, जब सिस्टम कॉन्जुगेटेड, ऑर्बिटल पैरेलल और कंटीन्यूअस होंगे, तब इलेक्ट्रॉन आजू से बाजू भागता है, पहली रेजोनेंस होगा। दूसरा है रेजोनेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा। तो पहला रेजोनेंस पढ़ा केटाइन का रेजोनेंस, केटाइन का रेजोनेंस। दूसरा केटाइन का एक बड़ा बिरादर था पोलर पाई बॉन्ड का रेजोनेंस, वो केटाइन की तरह ही है। अगली कैटेगरी में देखते हैं तो एनाइन का रेजोनेंस, और एनाइन के रेजोनेंस का बड़ा भाई हो गया है लोन पेयर का रेजोनेंस। तेजस साहब कह रहे हैं कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तेजस साहब हम भी कह रहे हैं 5 नहीं बना रहा है। फिलहाल जो फोटो आपके सामने दिखाई दे रहा है इसमें नाइट्रोजन 5 नहीं 4 ही बना रहा है। इस स्ट्रक्चर में भाई साहब नाइट्रोजन अभी भी 4 है, 2 बाजू में है, 2 बाजू में है। ठीक है साहब तेजस, तो नाइट्रोजन 5 नहीं बना सकता लेकिन 4 तो बना सकता है। तो 4 बॉन्ड विद द पॉजिटिव चार्ज। एक बार आप मैं शुरू से आपको वापस दिखा देता हूँ अब तक जो पढ़ा है। एक एक नजर आप डाल दीजिएगा साहब कि क्या क्या हमने पढ़ा है। शुरुआत में हमने यहाँ से शुरू की है। बस आप चंद सेकंड, बस 30 सेकंड के लिए आपके पास स्क्रीन है, फटाक से एक नजर घुमा लीजिए, तब तक चौधरी गला तर कर लेता है। पानी पी ले भाई, कहो तो चाय पी ले, परमिशन है रे, अरे चाय पी ले 2 मिनट है। बहुत बढ़िया धन्यवाद है, मैं पेज पलट रहा हूँ। शुक्ला ऋषभ बोल रहा है सर उधर बारिश हो रहा है क्या। हाँ बारिश हो रहा है ना, कार्बन बरस रहे हैं चौधरी के पास से। चौधरी चाय पीते हुए मत देखना, स्क्रीन पे देखना है क्या पढ़ा है। चौधरी की फोटो देख रहा है, बतिया रहा है चौधरी से, कैसे हो, अब बढ़िया है, तुम कैसे हो। हम्म
अरे पढ़ने में आनंद आ रहा है क्या भाई साहब? पहले तो ये बताइए मुझे, क्योंकि मजा आएगा तभी आगे मजा आएगा। एक बार सब लोग मुझे बता दीजिए साहब, पक्का? ऐसा नहीं है कि मैं पूछ रहा हूं और आप नो में जवाब देंगे तो फिर चौधरी बुरा मान जाएगा। बेखौफ बेझिझक आराम से जवाब दीजिएगा। और सच बोले तो अब तो कुछ कर भी नहीं सकते, कंप्यूटर में बैठे हैं ना, कान में रपाड़ा भी नहीं मार सकते, बुरा भी नहीं मान सकते। तो अगर मजा नहीं आ रहा, बेखौफ नो लिखिएगा। सबको मजा आ रहा है, ऋषवराज को आ रहा है, देवेंद्र जी को भी आ रहा है, शिवेंद्र जी को भी आ रहा है। बहुत बढ़िया, चौधरी का दिल खुश हुआ है। तो एक बार मैं अगला पेज और पलट देता हूं। चलिए साहब, सुरभि जी बोलते हैं आपकी क्लास में हमेशा मजा आता है, गजब। अगला पेज, पोलर पाई बॉन्ड। चाय फिनिश हो गया, सिनेमा वापस स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई। रेजोनेंस ऑफ नेगेटिव एंड रेजोनेंस ऑफ पोलर पाई बॉन्ड। कहो तो कदम आगे बढ़ाए, क्या कहते हो? चलिए साहब, अगला पेज। अब तक जो पढ़ा है ना, मैं उसको एक बार समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आपने पहला एग्जाम्पल लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां CH2 पॉजिटिव, तो इसमें जब रेजोनेंस हो रहा था, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा था? पॉजिटिव से पाई या पाई से पॉजिटिव? पाई से पॉजिटिव। तो पाई इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज को पैसा दे रहा था। तो जैसे इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट में जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे प्लस आई कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है उसे माइनस आई कहा जाता है। ठीक उसी अंदाज में रेजोनेंस में जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे प्लस आर ग्रुप कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है उसे माइनस आर ग्रुप कहा जाता है। फिलहाल अगर मैं इस बॉर्डर लाइन के अक्रॉस, रेफरेंस लाइन के अक्रॉस देखूं तो एल्कीन पैसा दे रहा है तो ये प्लस आर ग्रुप कहलाएगा। केटाइन रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसे माइनस आर कहा जाएगा। यही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एल्कीन दे दिया होता CH2 डबल बॉन्ड CH और कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज बना दिया होता। इस बार भी रेजोनेंस होगा, लेकिन इस बार जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो पाई से नेगेटिव नहीं, नेगेटिव से पाई की तरफ जाएगा। यानी इस बार अगर मैं रेफरेंस लाइन के अक्रॉस देखता हूं तो इस बार डोनर कौन है? पाई बॉन्ड है या नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो आपका प्लस आर हो गया, और पाई बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो आपका कैसा हो गया है? माइनस आर ग्रुप हो गया है। यानी ये बात मैं समझ चुका हूं कि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का लेन देन जैसे पैसे का लेन देन होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। लेन देन करने के लिए एक देने वाला होता है और एक लेने वाला होता है। देने वाले को प्लस आर कह दिया और लेने वाले को माइनस आर कह दिया है। मैं अगर पूरे रेजोनेंस की समरी बनाना चाहूं तो ये बात मेरी अब तक खोपड़ी में आ चुकी है कि रेजोनेंस को अगर मैं समराइज करता हूं तो रेजोनेंस दो टुकड़ों में बांट देता हूं कि रेजोनेंस में एक इलेक्ट्रॉन आपका डोनर की तरह काम करता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। रेजोनेंस को रेजोनेंस या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है। मीजोमेरिक इफेक्ट यानी आर इफेक्ट या एम इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसे प्लस आर या फिर प्लस एम, एम बोले तो मीजोमेरिक इफेक्ट। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो माइनस आर या फिर माइनस एम ग्रुप कहलाएगा। अब मुझे बताइए रेजोनेंस में कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? जो अमीर होता है, देसी में बोलें तो जो अमीर होगा वही पैसा दान करेगा, और जो एक्सेप्ट कौन करता है? जो गरीब होता है वही पैसा एक्सेप्ट करेगा। करेक्ट है मेरे भाई? अब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे बताइए अमीर कौन होता है? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अमीर कौन होता है? बिल्कुल, त्रिपाठी जी ने जवाब दिया मुझे, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, ये सारे के सारे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपके अमीर होते हैं। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गरीब कौन होता है? कौन होता है? सान्या जी ने सबसे पहले जवाब दिया, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या फ्री रेडिकल भी गरीब होता है? बिल्कुल गरीब होता है। पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, ये सब गरीब होते हैं। सच बोलो तो पोलर पाई बॉन्ड भी गरीब ही होता है। कैसे होता है पोलर पाई बॉन्ड गरीब? पोलर पाई बॉन्ड का फोटो बनाए तो पोलर पाई बॉन्ड ऐसा दिखाई देगा ना, डबल बॉन्ड हो, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जब धीरे धीरे ज्यादा ही है ना, तो कार्बन के सर पे थोड़ी देर पहले डेल्टा पॉजिटिव, और फाइनली जब पोलर पाई बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन के सर पे क्या आपको एहसास हो रहा है? कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो ये भी तो एक तरीके से कैटाइन ही बन गया है। तो ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं? आपके गरीब हो रहे हैं। इनडायरेक्टली बोलूं तो पॉजिटिव रेडिकल और पोलर पाई बॉन्ड सबका एक ही मतलब होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, खाली कटोरा।
पॉजिटिव के पास अपना खाली कटोरा है। फ्री रेडिकल भी गरीब है, ये भी पैसा मांगता है, बस फर्क इतना होता है पॉजिटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, फ्री रेडिकल 1 इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है। पोलर पाई बॉन्ड थोड़ी देर के बाद खुद पॉजिटिव चार्ज बना देगा। तो सबके पास एक चीज कॉमन हो गई है कि वैकेंट ऑर्बिटल, खाली कटोरा सबके पास मौजूद है। अब ऊपर वाले सवाल में देखिए साहब, तो अब देखते हैं रेजोनेंस में क्या हो रहा है। तो नेगेटिव चार्ज इस सवाल में देखते हैं, तो नेगेटिव चार्ज अमीर है, दान करता है, तो जो दान करता है वो प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो जो विड्रॉ करता है वो माइनस आर इफेक्ट दिखाता है। हाँ, कैफ साहब ने मुझे पहले ही जवाब दे दिया। एल्कीन की तरफ देखें तो दिव्य चमत्कार देखने को मिलता है। एल्कीन देखिए ऊपर वाले सवाल में प्लस आर दिखा रहा है और नीचे वाले सवाल में माइनस आर। अरे बाबा, अरे बहुत जनता ने जवाब दिया है। एल्कीन ऊपर वाले में जब सामने गरीब है तो पैसा दे रहा है, नीचे वाले सवाल में जब अमीर है तो एल्कीन पैसा ले रहा है। काफी लोगों ने मुझे वो टेक्निकल अल्फाज बता दिया। साउथ की फिल्मों का नाम होता है रॉबिन हुड। साउथ की फिल्मों में रॉबिन हुड वो इंसान होता है जो रात को अमीरों की तिजोरी लूटता है और दिन में गरीबों को पैसा बांटता है। एल्कीन भी अपना वैसा ही काम कर रहा है। सामने गरीब बैठा है तो पैसा दे देगा, सामने अमीर बैठा है तो पैसा ले लेगा। यानी इस टेबल में एल्कीन जो है वो डोनर की तरह भी काम कर सकता है, एल्कीन आपका एक्सेप्टर की तरह भी काम कर सकता है। अपन ने अपना देसी नाम उसी को क्या दे दिया है, रॉबिन हुड। रॉबिन हुड बोले तो ऐसा इंसान जो सामने गरीब बैठा है तो पैसा दे भी देगा, सामने अमीर बैठा है तो पैसा ले भी लेगा। यही रेजोनेंस की कहानी। अब तो पूरा का पूरा रेजोनेंस अगर समझा जाए तो रेजोनेंस में इतनी सी बात है कि इस टेबल में से एक लेफ्ट हैंड साइड से ग्रुप होना चाहिए, एक राइट हैंड साइड से ग्रुप होना चाहिए, और दोनों दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का गैप होना चाहिए। जब एक सिग्मा बॉन्ड का गैप होगा, ध्यान रहे, तभी रेजोनेंस होगा। बस रेजोनेंस की इतनी सी कहानी है कि डोनर और एक्सेप्टर के बीच सिर्फ और सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड का फासला होना चाहिए, तब रेजोनेंस होगा। इस पूरी समरी टेबल को जो हमने अभी अभी मैंने आपके सामने सिखाया है, बस इस चीज का आप देसी में डायरेक्टली एग्जाम्पल में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले एग्जाम्पल में एक बार वापस क्रॉस वेरीफाई करते हैं। क्या एक गरीब बैठा है, क्या एक पॉजिटिव चार्ज गरीब है? हाँ साहब, बस आपको एक सिग्मा बॉन्ड के गैप पे अमीर चाहिए। क्या एल्कीन एक अमीर की तरह काम कर जाएगा? रॉबिन हुड है। एक गरीब एक अमीर के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फासला पैसे का लेन देन होगा। अगले में देखूं तो एक नेगेटिव अमीर है, एल्कीन बोले तो रॉबिन हुड है, अमीर देगा तो एल्कीन ले लेगा, फिर से एक अमीर और एक रॉबिन हुड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फासला, यहां भी रेजोनेंस होगा। यानी आप पूरे रेजोनेंस को समराइज कर रहा हूं, रेजोनेंस की एक ही कहानी समझ आती है, एक अमीर एक गरीब के बीच में अगर एक सिग्मा बॉन्ड का फासला होगा तो हाँ साहब रेजोनेंस होता हुआ नजर आएगा। मुझे तो इतना ही समझ आता है। एक सिग्मा बॉन्ड का फासला क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऑर्बिटल पैरेलल के साथ साथ कंटिन्यूअस भी होना चाहिए ना। वही पुराना देसी टेक्निक फिर से बता दूं कि अपना यही अपना यूं समझ लीजिए, जैन साहब बोल रहे हो, वनीश जैन साहब बोल रहे हो, लीजिए चौधरी साहब 500 रुपए 500 रुपए, और क्लास के एकदम लास्ट कोने में जाके खड़ा हो रहा है और बोल रहा है साहब 500 रुपए 500 रुपए 500 रुपए। चौधरी को दे रहा है या दिखा रहा है? अरे दे रहा है या दिखा रहा है? दिखा रहा है। अगर देना होता जैन साहब को तो वो मेरे पास आके देता। इसका मतलब अगर पैसे का लेन देन करना है तो हमारे बीच में दूरियां कम करनी पड़ेंगी। ठीक उसी तरह अगर रेजोनेंस करना होता है तो डोनर और एक्सेप्टर के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड का फासला करना पड़ेगा, तभी उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का लेन देन संभव हो सकता है, जैसे पैसे का लेन देन है। बात ठीक ठीक समझ आती है। अब तो कैसा भी एग्जाम्पल ले लीजिए भाई साहब, हम तो किसी भी एग्जाम्पल को देख के बता सकते हैं उसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। बोले तो मान लीजिए फोटो ऐसा दे दिया होता CS2 और यहाँ पर अगले ने फोटो दे दिया होता O नेगेटिव, मुझे ये बताना है रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। सबसे पहले चेक कीजिए क्या कोई अमीर ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखना हमारी टेबल में हमारे पास 2 अमीर थे। कौन अमीर थे? नेगेटिव और लॉन पेयर। हमारे पास 3 गरीब थे। कौन कौन गरीब है? पॉजिटिव, फ्री रेडिकल और पोलर पाई बॉन्ड। एक मेरे पास रॉबिन हुड भी था। कौन था? एल्किन, जो कि दोनों की तरह काम कर सकता है। मतलब अब जब भी मुझे रेजोनेंस का सवाल पूछा जाएगा तो मुझे ये चेक करना है मेरे पास एक अमीर एक गरीब होना चाहिए, दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का गैप होना चाहिए। देखा, पहले बताइए O नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज बताइए अमीर होता है या गरीब? अमीर। डोनर या एक्सेप्टर? डोनर। तो O नेगेटिव आपका डोनर की तरह काम कर गया है। अब एक सिग्मा उनके गैप पे एक्सेप्टर। देखिए मैं एल्कीन को पहले नहीं देखता हूं क्योंकि एल्कीन तो रॉबिन हुड है, तो अपना नेचर बदल लेगा। तो मैं पहले नॉर्मली 2 अमीर उनमें से खोजने की कोशिश करता हूं, नेगेटिव लोन पेयर। 3 गरीब उनमें से खोजने की कोशिश करता हूं, पॉजिटिव रेडिकल पोलर पाई बॉन्ड। एल्किन को बाद में चेक करता हूं क्योंकि वो अपना बिहेवियर तो बदल लेता है मेरे भाई भाई। तो वो नेगेटिव डोनर हो गया है। अब आपका रॉबिन हुड एक्सेप्टर की तरह काम कर लेगा। एक ही सिग्मा उनके गैप पे, इसका मतलब रेजोनेंस हो जाएगा। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं।
मान लीजिए अगले ने फोटो ऐसा दे दिया, बस अब तो आप मुझे यस और नो में बता देना कि रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर अगले ने फोटो दे दिया होता, NH2 दे दिया होता। क्या नाइट्रोजन के सर पे कोई संपत्ति है? यस, लोन पेयर है तो अमीर या गरीब? अमीर। अमीर हुआ तो डोनर या एक्सेप्टर? डोनर। बहुत बढ़िया। क्या एक सिग्मा बॉन्ड के गैप पर रोबिन हुड है? बिल्कुल है। एक डोनर एक एक्सेप्टर के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फासला रेजोनेंस है क्या? बिल्कुल होने वाला है। हाँ साहब, मेरा ट्रिक जो है, हमारा नुस्खा जो है, ना केवल ये बता देता है कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, बल्कि ये भी बता देता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनानी है। पूछो कैसे? क्योंकि भाई साहब हमने डोनर और एक्सेप्टर तो मार्क कर दिए ना, तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि डोनर से एक्सेप्टर की तरफ ही पैसा जाएगा। इसका मतलब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, कन्वर्ट नेगेटिव इनटू पाई, पाई इनटू नेगेटिव, डोनर एक्सेप्टर को ही देगा ना। तो ये लीजिए अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बन गया होगा, CH2 नेगेटिव कार्बन और CH डबल बॉन्ड हो। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना भी आसान हो गया है। और एग्जाम्पल आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए अगले ने फोटो दे दिया होता CH2CH, और यहाँ पर दे दिया होता CH डबल बॉन्ड O या CHNH दे देते हैं। क्या पोलर पाई बॉन्ड नजर आ रहा है कहीं? सुना है C डबल बॉन्ड और पोलर पाई बॉन्ड होता है। क्या C डबल बॉन्ड N भी पोलर पाई बॉन्ड ही है? करेक्ट है। ये पोलर पाई बॉन्ड है, और पोलर पाई बॉन्ड अमीर होता है या गरीब होता है? पोलर पाई बॉन्ड अमीर होता है, गरीब होता है। डोनर या एक्सेप्टर? एक्सेप्टर हो गया। तो बस आपको एक सिग्मा बॉन्ड के गैप पे डोनर ढूंढना है। कहीं रोबिन हुड बैठा है क्या मेरे भाई? बिल्कुल बैठा है। एक डोनर एक एक्सेप्टर के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फासला है, बिल्कुल रेजोनेंस होगा। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगले ने फोटो ऐसा दे दिया होता तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और इधर दे दिया होता साहब CH2, यहाँ CH2 दे दिया होता, फिर इस CH2 के सर पे नेगेटिव चार्ज दे दिया होता। अब बताइए क्या रेजोनेंस होगा? हाँ, नेगेटिव चार्ज है, ये रहा आपका डोनर, और ये आपका रोबिन हुड है, ये हो गया एक्सेप्टर, तो रेजोनेंस हो जाएगा। हाँ कि ना? नहीं होगा। काहे? बिल्कुल, कैफ साहब ने जवाब दिया, फासला आ चुका है। डोनर भी है, एक्सेप्टर भी है, लेकिन फासला एक ही सिग्मा बॉन्ड का होना चाहिए। पैसा दे रहा है या दिखा रहा है? दिखा रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है। ऑर्बिटल पैरेलल और कंटिन्यूअस होने चाहिए। दो सिग्मा बॉन्ड का फासला आ गया, रेजोनेंस नहीं होगा। हमारे ट्रिक पे जाइए भाई साहब, हमने लिखा है एक ही सिग्मा बॉन्ड का फासला होना चाहिए। फिलहाल एक सिग्मा बॉन्ड का आ गया है, या दो सिग्मा बॉन्ड का? दो सिग्मा बॉन्ड का, इसलिए रेजोनेंस नहीं होगा। चलिए साहब, अगला एग्जांपल ले लिया होता, मान लीजिए अगले ने फोटो ले लिया होता साहब CH2 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर OH ले लिया होता। क्या रेजोनेंस होगा? नेगेटिव चार्ज डोनर या एक्सेप्टर? डोनर। डोनर अमीर है, अमीर है। ऑक्सीजन जब जब पानी की स्ट्रक्चर में दो बॉन्ड बनाता है, तो इसके सर पे दो लोन पे रहता है। वाटर की स्ट्रक्चर जानते हैं, वाटर ऐसा होता है। तो ऑक्सीजन के सर पे एक नहीं, दो दो संपत्तियां पड़ी रहती है। ऑक्सीजन जब जब दो बॉन्ड बना रहा है, इसके सर पे संपत्तियां पड़ी हुई नजर आई। बाद में पता चलता है लोन पेयर, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में, हमारी समरी टेबल में लोन पेयर अमीर था या गरीब? लोन पेयर भी अमीर था, मतलब लोन पेयर भी डोनर है। आजू भी डोनर, बाजू भी डोनर। दो डोनर, दो अमीर जादों के बीच में पैसे का लेन देन नहीं होगा। रेजोनेंस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक अमीर और एक गरीब लेना पड़ेगा। यानी मान लीजिए मैंने एग्जांपल ऐसा ले लिया होता, तो एग्जांपल नंबर 8वां ले लेते हैं, और ये ले लिया होता साहब CH2 पॉजिटिव, और यहाँ CH2 पॉजिटिव ले लिया होता, तो उत्कर्ष कह रहा है अभी भी नहीं होगा। काहे? नागेश साहब कह रहे हैं नहीं होगा। काहे? क्योंकि दोनों ही क्या हैं? एक्सेप्टर। दोनों ही गरीब है भाई साहब। दो गरीबों के बीच में पैसे का लेन देन नहीं होगा। कटोरा ही टन आएगा भिखारी भिखारी का। पैसा है ही नहीं तो कैसे लेन देन करेगा? इसका मतलब रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 7 8 के बाद एग्जाम्पल नंबर 9 ले लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज लिया होता मैंने, और इसके बाजू में मैंने OH लगा दिया होता। क्या अब रेजोनेंस होगा? हो जाएगा क्या? पता नहीं, चेक करते हैं। पॉजिटिव चार्ज अमीर है या गरीब है? गरीब है, एक्सेप्टर है। ऑक्सीजन के सर पे लोन पेयर बैठा हुआ नजर आता है। लोन पेयर बताइए साहब, अमीर है या गरीब है? नेगेटिव लोन पेयर अमीर होता है, पॉजिटिव रेडिकल पोलर पाई बॉन्ड गरीब होता है। यानी लोन पेयर आपका कैसा है? अमीर है, डोनर की तरह काम करेगा। क्या एक डोनर एक एक्सेप्टर के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फासला है? बिल्कुल है। हाँ जनाब, रेजोनेंस होगा।
तो यहाँ पर उन लोगों का मतिभ्रम टूट जाता है जो अक्सर ये खोजते रहते हैं जैसे पीछे के में कि साहब रेजोनेंस के लिए तो पाई बाउंड होना चाहिए। अरे किसने कहा कि हर रेजोनेंस में आपको रॉबिन हुड की जरूरत है? इत्तेफाक से अब तक जितने एग्जांपल लिए उसमें हर बार पाई बाउंड आ गया, वो एक महज कॉन्सिडेंस है। बाकी तो हमारी इस टेबल का इस्तेमाल करते हैं जिस टेबल में एक राइट हैंड साइड से होना चाहिए, एक लेफ्ट हैंड साइड से, बोले तो एक डोनर एक एक्सेप्टर, बोले तो नेगेटिव लोन पे डोनर में है, एक्सेप्टर में पॉजिटिव फ्लूइडिकल पोलर पाई बाउंड। रॉबिन हुड भी हो सकता है इस टेबल में से, रॉबिन हुड दोनों साइड में, यानी एक इस टेबल में इस साइड से होना चाहिए और एक टेबल में इस साइड से होना चाहिए। बस ऐसा करेंगे तो रेजोनेंस हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि भाई साहब पाई बाउंड होना ही होना चाहिए। मैं तो बोलूंगा इधर से नेगेटिव पकड़ लीजिए, इधर से आपने फ्रेडिकल या कुछ भी पकड़ लिया, इधर से लोन पेयर पकड़ा, इधर से पॉजिटिव पकड़ा, सबके बीच में रेजोनेंस तो संभव है। यानी पॉजिटिव और लोन पेयर, गरीब और अमीर के बीच में एक ही सिग्मा वन का फासला है, रेजोनेंस बिल्कुल होगा। और अगर किसी के मन में ये भ्रम है ना कि होगा तो कैसे होगा, तो मैं बोलूंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का इशारा मैंने इधर खुद ही कर दिया है। डोनर किसको बताया आपने? पॉजिटिव या लोन पेयर? हाँ हाँ, डोनर लोन पेयर को। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी देखना साहब, लोन पेयर अपना धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज को पैसा देगा तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन गया है। CS2 डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने पैसा दिया तो ऑक्सीजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज। रियल स्ट्रक्चर हाइब्रिड भी सोच सकते हैं, वो बनेगा CS2, यहाँ रहेगा OH, और हाइब्रिड में पार्शियल डबल बॉन्ड और इसके सर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ये रियल स्ट्रक्चर हाइब्रिड भी बन के तैयार हो गया है। तो ये लोन पेयर और पॉजिटिव आजू बाजू बैठते हैं। इनऑर्गेनिक के लोग इसे बैक बॉन्डिंग कहा करते हैं, हमारे केस में ये रेजोनेंस हो गया है। बाकी अपने को तो बैक बॉन्डिंग नाम सुना है आपने। इनऑर्गेनिक वाले लोग यही बोलते हैं कि वैकेंट ऑर्बिटल पॉजिटिव के बाजू में अगर लोन पे रहता है तो ये पिछले हाथ से बैक बॉन्डिंग से इसे दे दिया करता है। तो ऐसे ही जब लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज आजू बाजू बैठे रहे नजर आते हैं तो वो हमारे केस में तो रेजोनेंस मुझे समझ आ गया। समझ आया क्या? तो यही कहानी है कि भाई साहब रेजोनेंस ऐसा होता हुआ नजर आता है। चमका क्या? तो एक आधा सवाल और कर लेते हैं, एक आधा सवाल और कर लेते हैं। मान लीजिए अगले ने सवाल ऐसा दे दिया होता कि CH2 नेगेटिव चार्ज और CH डबल बॉन्ड हो, क्या यहाँ रेजोनेंस होता हुआ नजर आएगा? कोरे मोरे मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, सच बताऊं तो मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि उस प्रायोरिटी टेबल में एक लेफ्ट हैंड साइड से उठा रहा हूँ, एक राइट हैंड साइड से उठा रहा हूँ और कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए कोई अमीर ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिखाई दे रहा है, नेगेटिव चार्ज डोनर है। क्या पोलर पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है? हाँ एक्सेप्टर है, एक डोनर एक एक्सेप्टर, सिग्मा वन का फासला रेजोनेंस होगा। यही सवाल मान लीजिए ऐसे ने अगले ने ऐसा दे दिया होता CS2 पॉजिटिव और CS डबल बॉन्ड हो, तो इस बार पोलर पाई बॉन्ड भी गरीब है, एक्सेप्टर है, पॉजिटिव चार्ज भी एक्सेप्टर है, इस बार रेजोनेंस नहीं होगा। दो गरीबों के बीच में पैसे का लेन देन नहीं होगा। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए अगले ने फोटो ऐसा दे दिया होता CS2 पॉजिटिव चार्ज और NH2 दे दिया होता, होगा क्या रेजोनेंस? बोलूंगा 12वां सवाल ही 9वां सवाल है मेरे भाई। लोन पे और पॉजिटिव के बीच में एक सेकंड का फासला है। सवाल तो अब आ रहा है, 12वें में मजा नहीं था, 12वां ही सवाल 9th वाला है, उसमें मजा नहीं है, मजा तो अब आएगा। मान लीजिए मैंने ऐसे दे दिया होता BH2 और NH2। मेरा सवाल है क्या अब रेजोनेंस होगा? चेक करते हैं, चेक करते हैं। अच्छा सवाल है। क्या नाइट्रोजन के सर पे कोई संपत्ति है? लोन पेयर, और लोन पेयर है तो अमीर हुआ या गरीब? अमीर हुआ। डोनर की तरह काम करना है। एक सिग्मा वन के फासले पे बस आपको एक एक्सेप्टर चाहिए, एक गरीब चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखता हूं तो लोन पेयर अमीर था और पॉजिटिव चार्ज का मतलब था वहां वेकेंट ऑर्बिटल है, करेक्ट है? सच बोलूं तो क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब क्वेश्चन नंबर 12 में ही है। कैसे है पता है? बोरोन का एटॉमिक नंबर बताइए। कैफ साहब ने मुझे जवाब भी दे दिया। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। 1s2 2s2 2p1। 1s2 को तो गोली मारिए, 2s2 एंड 2p1। क्या 2p में एक्साइटेड स्टेट जाने के बाद भी 2p में अभी भी वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है? हाँ साहब। तो बोरोन के पास जो ऊपर वाले सवाल में केटाइन का वैकेंट ऑर्बिटल था, बोरोन के पास अपना पर्सनल वैकेंट ऑर्बिटल है। उसके पास केटाइन की वजह से वैकेंट था और बोरोन के पास 2p वैकेंट बैठा हुआ नजर आता है। मैं तो बोलूंगा जो हम अपनी समरी टेबल में बनाया था ना, गरीब पॉजिटिव रेडिकल पोलर पाई बॉन्ड, उन सबका एक ही मतलब था, वैकेंट ऑर्बिटल। आज बोरोन के पास अपना पर्सनल खुद का वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है। क्या फर्क पड़ता है? एक अमीर ज्यादा और एक खाली कटोरा एक वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में जब एक सिग्मा उनका फासला होगा, रेजोनेंस अवश्य होगा बालक। तो इस बार भी रेजोनेंस होगा। कोई देखना चाहे ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, वो भी बना देते हैं मेरे भाई।
BH2 को नाइट्रोजन ने पैसा दिया होगा, तो नाइट्रोजन ने पैसा दिया तो नाइट्रोजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज और बोरोन के सर पे नेगेटिव चार्ज, ये बन गया सब आपका वैकेंट ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस। चमका गया मेरे भाई। चलिए एक और चीज आगे बढ़ते हैं, तो रेजोनेंस की कहानी यहाँ खत्म करते हैं और छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं, वह है आपका लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। छोटा सा टर्म है ये, मुझे ये बता दीजिए एक बार, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 13 सारी जनता को समझ आया क्या? काफी सब लोगों का जवाब गया यस यस यस। जिसका भी नो आया मैं नो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मानव, पल्लवी, सबका यस, वानी सब यस, करेक्ट है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। अगला वाला कंसेप्ट है आपका लोकलाइज एंड डीलोकलाइज लोन पेयर। नाम से सजेस्ट कर रहा है, लोकलाइज लोन पेयर ऐसे लोन पेयर को कहा जाता है जो एक जगह लॉक होके बैठा हो। डीलोकलाइज मतलब जो मूवमेंट कर रहा हो, भागदौड़ कर रहा हो, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसे डीलोकलाइज लोन पेयर कहा जाता है। जो एक जगह लॉक होके बैठा है उसे लोकलाइज लोन पेयर कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, नाइट्रोजन, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन कलर, यहाँ NH2 ले लिया होता, यहाँ पाई बॉन्ड दे दिया था। पहले वाले केस में भी नाइट्रोजन के सर पे लोन पेयर है, दूसरे वाले केस में भी। अमोनिया के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो सर पे पैसा रहता है, तो नाइट्रोजन भी यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है तो पैसा है। पहले वाले केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर अमीर ज्यादा तो है, लेकिन एक सिग्मा उनके गैप पे कोई भी एक्सेप्टर नहीं है। ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना करे, एक जगह लॉक होकर बैठे, ऐसे लोन पेयर को लोकलाइज लोन पेयर कहा जाता है। एल से इंडिकेट कर दिया है, करेक्ट है। लेकिन दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखिए, क्या एक लोन पे एक पाई बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फासला है? तो किसी का खुशबू आया रे मेरे भाई, रेजोनेंस का। रेजोनेंस होगा तो लोन पेयर रुका हुआ है या भाग दौड़ कर रहा है? भाग दौड़ कर रहा है। ऐसा लोन पेयर जो एक जगह लॉक होके बैठ जाता है, रुका हुआ है, उसे लोकलाइज कहते हैं, और जो भाग दौड़ करता है, मूवमेंट करता है, उसे डीलोकलाइज लोन पेयर कहा जाता है। ये डीलोकलाइज लोन पेयर है, करेक्ट है। एक और सवाल करते हैं। मान लीजिए अगले ने फोटो ऐसा बना दिया होता, कार्बन कलर और यहाँ NH, इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है। बताइए ये लोकलाइज है या डीलोकलाइज है? उत्कर्ष का जवाब आ गया है, गुप्ता जी का जवाब आ गया है, कैफ साहब, बहुत सारे जनतों का ठीक ठीक आ गया है। सुरभि जी ने भी बता दिया है कि रेजोनेंस नहीं करेगा। हाँ साहब, इस बार जो लोन पेयर है और पाई बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फासला होना चाहिए था, इस बार नहीं है, तो ये लोन पेयर भी आपका कैसा होगा? लोकलाइज्ड होगा। इसको और टेक्निकल तरीके से समझें तो अभी भी मैंने आपको एक सवाल करवाया था, CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके सर पे पॉजिटिव चार्ज, जब लेक्चर शुरू किया था, तो इस केस में रेजोनेंस नहीं होता था। मैंने ऑर्बिटल डायग्राम से दिखाया था, वो ऐसा था। ऑर्बिटल डायग्राम एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं, एकदम लेक्चर की शुरुआत में। यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस इसलिए नहीं करता क्योंकि पाई बॉन्ड अगर पीवाई से बना होगा तो पॉजिटिव चार्ज जो है पीजेड में रहा होगा, तो ऑर्बिटल पैरेलल नहीं रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में जैसे पॉजिटिव पीजेड में है तो पाई बॉन्ड पीवाई से बना, तो ऑर्बिटल परपेंडिकुलर थे। एग्जैक्टली सेम आपकी कहानी यहां पर है। जहां लोन पेयर और पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड अगर पीवाई से बनेगा तो लोन पेयर पीजेड में जाएगा साहब। तो ऑर्बिटल पैरेलल हैं या थे? ऑर्बिटल पैरेलल नहीं हुए। टेक्निकल तरीका, बाकी आपने सिग्मा बॉन्ड का फासला होना चाहिए वो सब सीख लिया, लेकिन ऑर्बिटल पैरेलल नहीं रहे तो इसलिए रेजोनेंस वहां नहीं होता, इसलिए वो आपका लोकलाइज लोन पेयर है। यहां से मैंने जिंदगी में एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया, पता क्या? जिस एटम पे पाई बॉन्ड पहले से मौजूद होता हो, इन दोनों एग्जांपल को देख के, जिस एटम पे पाई बॉन्ड पहले से मौजूद होता हो, उस पे बैठा पॉजिटिव, लोन पेयर, नेगेटिव, फ्री रेडिकल कभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका खुद का ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव दोनों सेम ही पे एटम पे है, तो ऑर्बिटल अलग अलग होंगे, तो कभी पैरेलल आ ही नहीं पाएंगे। तो ये बड़ी बात है, बहुत दूर तक काम आएगी। जिस एटम पे पाई बॉन्ड पहले से मौजूद हो, आप चाहें तो लिख लेना इसको, लेक्चर खत्म होने के बाद, देसी वाली बात है, चमकेगी, याद रहेगी। अभी ना बस सुन ले सिर्फ है, जिस एटम पे पाई बॉन्ड पहले से मौजूद हो, उस पे बैठा पॉजिटिव, नेगेटिव, रेडिकल लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो फिलहाल ये लोन पेयर आपके लोकलाइज रहेंगे। चलिए एक एग्जांपल और करके मेरी आत्मा को तृप्त कर दीजिए आप, कि आपको पता चल गया है कि लोकलाइज डीलोकलाइज क्या होता है। डबल बॉन्ड NH ले लिया होता है और यहाँ पाई बॉन्ड इस, बस आपको ये बताना है नाइट्रोजन का लोन पेयर। बताइए साहब, क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर उसी एटम पे है जिसपे पाई बॉन्ड पहले से मौजूद है? जिस पे पाई बॉन्ड पहले से मौजूद होता है उस पे बैठा पॉजिटिव, नेगेटिव, रेडिकल लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लोकलाइज लोन पेयर। हालांकि इन पाई पाई के बीच में सब में रेजोनेंस होगा, ये जो आपके पाई पाई है इन सब में रेजोनेंस होगा, लेकिन बात हम लोन पेयर की कर रहे हैं, वो आपका लोकलाइज है।
ठीक है, एक सवाल और कर दीजिए, बता दीजिए साहब। मान लीजिए अगले ने फोटो ऐसा ले लिया होता तो बेंजीन का डब्बा और इसके सर पे NH2 ले लिया होता। अब बताइए नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज या डीलोकलाइज? डीलोकलाइज। लोन पेयर पाई बॉन्ड के बीच में एक से वन का फासला ही आपका डीलोकलाइज हो जाएगा। एक और दिव्य ज्ञान आपको बताएं क्या? बताते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इत्तेफाक से जो लोन पेयर होता है वो आपका लोकलाइज लोन पेयर होता है। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या अगर 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 3 तो sp2। हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 बैठा हुआ नजर आएगा। एक सेकेंड में टाइम एक्सटेंड कर लेता हूं आपका। हाँ, तो ध्यान रहे साहब, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये जो केमिकल बॉन्डिंग है उस चीज को बड़ा कर रहा हूं मैं साहब। हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या होती है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, लेकिन लोन पेयर वाला कौन सा होता है? लोकलाइज वाला, डीलोकलाइज नहीं, लोकलाइज वाला। अब अगर ये कैलकुलेट होके टोटल संख्या 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो sp2 sp3 और ऐसे चलता चलता चला जाता है। तो आज जो मैंने नई चीज सीखी ना कि लोन पेयर तो मैं जानता था सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, लेकिन लोन पेयर कौन सा होता है? लोकलाइज वाला। अगर ये चीज पता है तो पिछले पेज पे वापस आते हैं और हमने ये तो मार्क कर दिया लोकलाइज डीलोकलाइज। अब हम ये भी मार्क करना चाहते हैं इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या। कोई आपसे पूछा जाए इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, तो नाइट्रोजन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा है, एक आजू में 2 हाइड्रोजन के साथ। और लोन पेयर डीलोकलाइज है या लोकलाइज? लोकलाइज, यानी मेरे काम का है, क्योंकि मुझे हाइब्रिडाइजेशन में लोकलाइज लोन पेयर की ही तलाश है। 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोकलाइज लोन पेयर है, टोटल समेशन कितना मिला है? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा भाई कैफ भाई? sp3। अगला सवाल देखिएगा, नाइट्रोजन पे 3 सिग्मा बॉन्ड तो है लेकिन लोन पे लोकलाइज्ड है या था? लोकलाइज नहीं रहा, डी लोकलाइज। मेरे फॉर्मूले में मुझे लोकलाइज चाहिए, डी लोकलाइज। लोकलाइज यानी मेरे काम का है या था? अगला वाला लोन पे मेरे काम का है या था? नहीं रहा। टोटल समेशन में सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड ही आएंगे। 3 समेशन आया, लोकलाइज नहीं है तो टोटल 3 + 0 काउंट होगा, टोटल 3 आएगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा? अरे sp3 या sp2? sp2। उत्कर्ष बाबू ने जवाब दिया, आयुष ने भी जवाब दिया। ऐसे कि आप सारे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 में इस बार लोकलाइज है, इस बार लोकलाइज है तो काम का है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिएगा। एक सिग्मा बॉन्ड आजू में है, एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, पाई नहीं काउंट करना है। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोकलाइज लोन पेयर, टोटल समेशन 2 सिग्मा एक लोकलाइज लोन पेयर, टोटल समेशन 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा? sp2 मिलेगा। तो ये बात सब लोगों की खोपड़ी तक पहुंच गया है क्या? ये एक बड़ी चीज है जो आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, लोकलाइज एंड डी लोकलाइज लोन पेयर वाली। अरे भाइयों, पूरा लेक्चर खोपड़ी में गया क्या? पक्का पक्का। एक बार हम आपको शुरू से वापस फ्लैशबैक मोड में चंद सेकंडों में आपको समझा देते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। एकदम नैनो सेकंड में रिवाइज करते हैं। रेजोनेंस किस पे लगता है? पाई इलेक्ट्रॉन पे। पाई इलेक्ट्रॉन भाग दौड़ करता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तभी संभव होता है जब ऑर्बिटल पैरेलल और कंटीन्यूअस होते हो, घर आजू बाजू और कंटीन्यूअस हो, तभी रेजोनेंस हो पाएगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इसी का नाम होता है रेजोनेंस। फिर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखा यहां से, रेजोनेंस ऑफ केटाइन से। तो रेजोनेंस ऑफ केटाइन और रेजोनेंस ऑफ पोलर पाई बॉन्ड एक जैसी बात है। पोलर पाई बॉन्ड में ऐसा है, पोलर पाई बॉन्ड वाले केटाइन बढ़ा ले, एक बार केटाइन जैसे बनेगा बस केटाइन वाली, पोलर पाई बॉन्ड में केटाइन वाली ही खुशबू मिलती हुई नजर आएगी। अगला वाला दूसरा देखा, रेजोनेंस ऑफ नेगेटिव। जैसा नेगेटिव होता है वैसे लोन पेयर होता है, कन्वर्ट नेगेटिव इनटू पाई, पाई इनटू नेगेटिव, कन्वर्ट लोन पेयर इनटू पाई एंड पाई इनटू नेगेटिव, दोनों का एक जैसा ही है। फिर हमने पूरी समरी टेबल बना दी है। समरी टेबल में एकदम आसान है कि ये पूरा ये जो कंसेप्ट सीखा ना एकदम डिटेल में समझ लिया। समरी टेबल में भी कि भैया एक अमीर होना चाहिए, एक गरीब होना चाहिए। हमारी टेबल में 2 अमीर है, कौन कौन? नेगेटिव और लोन पेयर। 3 गरीब है, कौन कौन? पॉजिटिव, रेडिकल एंड पोलर पाई बॉन्ड। एक हमारे पास रॉबिन हुड भी है जो आजू बाजू किधर भी बैठ सकता है। कैसा भी सवाल दे दीजिए, हम यस नो में जवाब भी बता देंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बता देंगे। सबसे लास्ट में हमने लोकलाइज डी लोकलाइज देख लिया, वो मेरे दाएं हाथ का खेल था। उसी पे हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी सीख लिया। क्या हर बालक बालिकाओं की खोपड़ी में लेक्चर गया? एक बार अपनी सहमति दे दें। ये लीजिए साहब, थोड़ी आपसे दिल की बातें कर लेते हैं, आपकी आवाज सुन लेते हैं
आपको सुनने में अच्छा लगेगा। मुझे बताइए साहब, चमका क्या रे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या दिल खुश हो गया है? अरे पक्का दिल खुश हो गया? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो अगली क्लास सर में आज हम आईपीएल भी है सर। आईपीएल भी है। जालिम इंसान, पढ़ाई पहले करते हैं, सर सुगला आईपीएल आरसीबी टॉस देखता जीत के है। बॉलिंग लिया है सर। बुड़बक कहीं का, कुटाई कर दें कंप्यूटर में घुस के सर तुम्हारी। हैंड आउट रहेगा अपना। तो अगली क्लास में खामोश कर दिया मैंने आप लोग को। सुगला आईपीएल देखता है, चौधरी का लेक्चर चल रहा है, कार्बन में मजा नहीं आ रहा इसको। तो जो बात यह है कि भाई साहब अगली लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो एक बार आपसे दरखास्त इतनी है कि अगली लेक्चर में आप ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया रख लें कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्या होता है। एक बार आप थोड़ा सा वीडियो लेक्चर अगर आपने देख रखे हैं, क्लास नोट्स कहीं बना रखा है, तो आप बात देख लीजिएगा। बाकी का किसी पापी इंसान ने कुछ भी नहीं बनाया, तबाह है, तो चौधरी पे भरोसा रखें, रिवाइज करवाया जाएगा, आपको एकदम सुकून से करवाया जाएगा। ठीक है भाई साहब? हेलो, एक चीज आपको बताया जाए, एक हमारा लेक्चर का नुकसान हो गया था। पहला लेक्चर, पहली क्लास जो शायद टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं चल पाई थी, तो इसके लिए हमने उसे संडे को शिफ्ट किया। संडे को 11 तारीख को सेम टाइमिंग पे 5:45 पे आपकी क्लास होगी। ये बड़ी इंफॉर्मेशन है, संडे को 5:45 पे क्लास होगी। आप ज्वाइन करने आएंगे? अरे आप ज्वाइन करने आएंगे? हाँ बिल्कुल करने आएंगे। तो अगली क्लास हमारी संडे Yes, को sir. होगी, संडे को, क्योंकि हमारे एक लेक्चर का नुकसान हो गया था। ठीक है भाई साहब, चलिए अलविदा कहें आप लोगों को। Thank you, sir. ओके, आईपीएल Bye, sir. देखिए सर, Thank you, आईपीएल sir. देखिए Bye, सर, sir. राधे राधे आईपीएल देखिए। हाँ, राधे 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 राधे। चलिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, चौधरी की यही दुआएं हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके लिए